हेलो फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसी दुनिया की है जो जादू, एडवेंचर, रोमांच से भरी हुई है। यहाँ के लोग साधारण भी हैं और जादुई शक्तियों के मालिक भी। दरअसल ये दुनिया कल्टीवेटर्स की दुनिया है। यहाँ दो तरह के लोग रहते हैं। पहले वे जो कल्टीवेशन कर खुद को ताकतवर बनाते हैं, और दूसरे वे जो साधारण तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इस दुनिया में कई ग्रह हैं, उन्हीं में से एक ग्रह है पृथ्वी, जहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। ये ग्रह 5 कॉन्टिनेंट्स में विभाजित है, जो हैं ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, नदर्न और सेंट्रल कॉन्टिनेंट है। ये ग्रह पूरी तरह सुंदरता और एडवेंचर से भरा हुआ है, चाहे एक तरफ वे रंगीन इंद्रधनुष जैसे झरने हों, या फिर मन को चुराने वाला सूर्योदय और सूर्यास्त, और दूसरी तरफ खतरनाक और डरवाने जंगल और क्षेत्र या खतरनाक जानवर। इस दुनिया में कई शहर हैं, कई जंगल हैं। इस दुनिया में कई सुंदर तो कई खतरनाक जानवर भी हैं। ये दुनिया सुंदर है तो दूसरी ओर इस दुनिया में कई खतरे भी। इन खतरों से बचने के लिए लोगों ने ताकतवर बनने का सफर शुरू किया। इस सफर की वजह से इस दुनिया में कई गॉड लेवल की शख्सियत भी बनी। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ कई चीजें गायब हो जाती हैं, और कुछ ऐसा ही इस दुनिया के साथ हुआ। आज से लगभग 10,000 साल से कोई भी व्यक्ति गॉड लेवल पर नहीं पहुंचा। इस दुनिया के कल्टीवेटर भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। अच्छाई से भरे हुए कल्टीवेटर उन लोगों की रक्षा करते हैं जो कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इसके लिए इस दुनिया में कई संस्थाएं बनी और सेक्टर्स भी। अब हमें इस दुनिया के ऊपर अंतरिक्ष जैसी जगह में 3 लोगों को देखते हैं, जिनमें से 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे होते हैं। वे किसी चीज के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिसे वे हेवनली वाइटल मेथड कह रहे हैं। ये एक स्क्रोल की तरह दिख रहा होता है, जिसमें से एक गोल्डन रंग की एनर्जी भी निकल रही होती है। ये एक प्रैक्टिस मेथड है। ये उन प्रैक्टिस मेथड्स में से एक है जो समय की आंधी में कहीं खो गए। ये सबसे पावरफुल वाइटल मेथड माना जाता है। दरअसल आम लोगों को कल्टीवेशन की दुनिया में कदम रखने के लिए एक मेथड की जरूरत होती है। ये कई सेक्टर से के अपने खुद के होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे हर ताकतवर फैमिली पर अपना खुद का प्रैक्टिस मेथड होता है। पहले बहुत सारे पावरफुल मेथड्स हुआ करते थे, लेकिन समय की आंधी में और आज से 10,000 साल पहले हुई एक खतरनाक जंग में ये मेथड कहीं खो गए। उन्हीं पावरफुल मेथड में से एक है ये हेवनली वाइटल मेथड, जो पुरानी किताबों के हिसाब से सबसे पावरफुल मेथड में से एक है। अब इसके लिए झगड़ा होना तो एक आम बात ही है। जो व्यक्ति उन दोनों को आपस में लड़ते हुए देख रहा था, वह उन दोनों में से उस व्यक्ति का दोस्त था, जिसके शरीर से सफेद और हल्के नीले रंग की एनर्जी निकल रही थी। इस व्यक्ति को पूरे स्पिरिट कॉन्टिनेंट में गाय नड़फादर के नाम से जाना जाता है। स्पिरिट कॉन्टिनेंट एक सुपर कॉन्टिनेंट है, जिसमें पृथ्वी की तरह कई ग्रह शामिल है। मैं जानता हूं आपको यह समझने में दिक्कत हो रही है, तो अब थोड़ा रुक के इस विभाजन को समझ लेते हैं। दरअसल इस दुनिया में कई सारे कॉन्टिनेंट हैं जो कई ग्रहों पर है, लेकिन बहुत से ग्रहों को मिलाकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बनता है। पृथ्वी पर उपस्थित यह कॉन्टिनेंट भी इसी सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, जिसे स्पिरिट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं, तो गॉडफादर के सामने वाला व्यक्ति इविल सेक्ट का एक एल्डर था, जो उस हेवनली मेथड को छीनने और गॉडफादर को मारने के लिए आया था। लेकिन हमारे गॉडफादर को यूं ही गॉडफादर थोड़ी कहते हैं। उन्होंने मात्र 3 हमलों में उस व्यक्ति को खून की उल्टियां करा दी। तभी गाय नडफादर कहते हैं, इविल सेक्ट के प्रेसिडेंट को इस मेथड में इतनी दिलचस्पी कब से होने लगी। तभी इविल सेक्ट का एल्डर कहता है, तुम्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। आज मैं न केवल तुमसे उस मेथड को छीनूंगा, बल्कि मैं तुम्हें इस दुनिया से भी मिटा दूंगा। इसके बाद तुम्हारा सुप्रीम सेक्ट भी मेरे कब्जे में होगा। गाय एंडफादर कहते हैं, अगर इविल सेक्ट के हेड आते तो मैं शायद थोड़ा डरता भी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट अकेले मुझसे कोई चीज छीनने की हिम्मत करेंगे। लेकिन मुझे मारने की बात कहने से पहले अपनी हालत तो देख लो। तभी वह एल्डर एक शैतानी मुस्कान को चेहरे पर लाते हुए कहता है, किसने कहा कि तुम मेरे हाथों मरोगे? क्या कभी तुमने किसी अपने से धोखा खाया है? प्रेसिडेंट की इस बात को सुनकर गाय नडफादर उसे समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी दूर खड़ा वह व्यक्ति गाय नडफादर पर पीछे से हमला कर देता है। वह व्यक्ति इविल सेक्ट की सबसे खतरनाक टेक्निक्स में से एक दियोरा सपरेशन टेक्निक से हमला करता है। इस टेक्निक के हमले से सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी पर एक लाल व काले रंग की एनर्जी प्रतिबंध लगा देती है। हालांकि यह टेक्निक बहुत ही धीमी होती है, लेकिन उस व्यक्ति को इतना समय मिल गया था कि वह इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सके। इस वार से किसी भी व्यक्ति के कल्टीवेशन का एक बड़ा हिस्सा शील हो जाता है। जब गाय नडफादर अपने ही भाई जैसे दोस्त को खुद पर हमला करते हुए देखते हैं, तो वे बहुत ही अचंभे में पड़ जाते हैं। वे अपने भाई से कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों? मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, तुम्हारा साथ दिया, फिर क्यों? तभी वह व्यक्ति कहता है, इस दुनिया में ताकत हासिल करने के लिए कोई भी रिश्ते नाते नहीं देखता। इस दुनिया की एक ही सच्चाई है, और वह है ताकत, और कुछ नहीं। और अगर इसे हासिल करने के लिए मैंने तुम्हें धोखा दे भी दिया, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। गॉडफादर उस व्यक्ति की बात सुनकर पूरी तरह टूट जाते हैं। इस वक्त उन्हें केवल पछतावा हो रहा था, और उनका यह पछतावा गुस्से का रूप ले रहा था। गॉडफादर इस वक्त गुस्से से तमतमा रहे होते हैं। उन्होंने ये उम्मीद कभी भी नहीं की थी कि इस दुनिया में उन्होंने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हें उसी से धोखा मिलेगा। लेकिन वे अब कुछ नहीं कर सकते। वे समझ गए थे
कि अब मैं इन दोनों से नहीं जीत सकता, इसलिए वे उन दोनों को घूरने लगते हैं। इस वक्त वे दोनों हंस रहे थे और गॉडफादर पर तरस भरी नजरों से देख रहे थे। तभी इविल सेक्ट का प्रेसिडेंट कहता है, क्या अब भी तुम उतने ही अहंकारी रहोगे? इसके बाद वह दूसरा व्यक्ति भी कहता है, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख पा रहा हूं। आखिर हम दोस्त थे ही, इसलिए तुम शांति से उस मेथड को हमारे हवाले कर दो और मैं तुम्हें आसान मौत दे दूंगा। गाय नटफादर उन दोनों के चेहरे की हंसी देखते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं, हम दोनों ने यह सफर एक साथ शुरू किया था। मुझे यह भरोसा था कि हम दोनों अपनी मंजिल एक साथ हासिल करेंगे। मैं यह हेवनली मेथड नहीं चाहता था। अगर तुम इसे मुझसे मांगते तो मैं ये तुम्हें दे भी देता। लेकिन अब जब तुमने इन लोगों के साथ हाथ मिला ही लिया है, तो चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं यह मेथड तुम लोगों के हाथ नहीं लगने दूंगा। ये कहने के बाद वे अपने हाथों में कुछ मुद्राएं, शील्ड्स बनाते हैं और उनके शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगती और वे अपने सामने खड़े लोगों पर अपने शरीर की सारी ऊर्जा के साथ हमला करते हैं। लेकिन इस हमले को सामने खड़े व्यक्ति आसानी से डायनस कर लेते हैं। लेकिन ये तो केवल उन्हें भटकाने के लिए था। गॉडफादर जल्द ही कुछ शील्ड्स बनाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, आज तुम लोगों को खाली हाथ ही जाना होगा, क्योंकि मैं यह मेथड तुम जैसे ईविल लोगों को कभी भी हासिल नहीं करने दूंगा। और वे उस मेथड को अपनी बाइंडी के साथ ब्लास्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें धरती पर एक रोशनी को डेमनिक फाइनरेस्ट में गिरते हुए दिखाया जाता है, जो मिंग सिटी के पास ही है। मिंग सिटी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के सेंट्रल क्षेत्र की एक बहुत ही सुंदर और शांत सिटी है। हालांकि यह सिटी इतनी बड़ी नहीं है जितनी इसके आसपास की, लेकिन फिर भी यह सिटी अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहाँ पर पावरफुल सेक्ट इतने अधिक नहीं है, लेकिन डेमनिक फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ कई सारी औषधियां और अन्य पदार्थ मिल जाते हैं। यह सिटी दिन में जितनी शोर भरी रहती है, रात में यह शोर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन रात में इसकी सुंदरता अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। रास्तों पर लगी रंग बिरंगी लालटेन और रंग बिरंगी रोशनी से भरी हुई वहां के लोगों की छोटी छोटी दुकानें इस सिटी की सुंदरता को बढ़ाती है। इस सिटी में 5 पावरफुल फैमिलीज है, जिनमें से सिंह फैमिली पहले स्थान पर है। रॉय फैमिली उसके लगभग टक्कर की फैमिली है। सिंह फैमिली में आज से 10 साल पहले एक वॉरियर था, जिसने सिंह फैमिली को इतना पावरफुल बनाया कि इसका नाम पूरे स्काई एम्पायर, जो इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एम्पायर है, कि सबसे पावरफुल फैमिलीज में आ गया। लेकिन 10 साल पहले उसके गायब हो जाने के बाद इस फैमिली की पावर में काफी कमी हुई और इसके बाद इस फैमिली के लोग सब कुछ छोड़कर इस छोटी सी सिटी मिंग सिटी में आ गए। लेकिन इस फैमिली के मुखिया दिग्विजय सिंह ने मिंग सिटी में इस फैमिली का दबदबा बनाकर रखा। अब हमें मिंग सिटी की सिंह फैमिली के मेंशन में कुछ लोगों को बैठकर किसी गंभीर मुद्दे पर बात करते हुए दिखाया जाता है। आज ये लोग अपनी फैमिली के यंग मास्टर्स के बारे में और उत्तराधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। इस फैमिली में 4 यंग मास्टर हैं। जय के पिता इस फैमिली के हेड हुआ करते थे, जिन्होंने इस फैमिली को इतना ताकतवर बनाया कि आज यह इस काय 99 की ताकतवर फैमिलीज में से एक है। लेकिन आज से 10 साल पहले वे कहीं गायब हो गए, तभी से जय के साथ उसकी फैमिली का रुख अनचाहा सा हो गया। यह तो उसके दादाजी की वजह से वह अभी तक इस फैमिली में है नहीं, ये लोग उसे कब का फैमिली से निकाल चुके होते। बचपन से ही जय कल्टीवेशन में थोड़ा कमजोर था और अभी तक फिजिकल ट्रेनिंग लेवल को भी पार नहीं कर पाया है। लेकिन वह एक साहसी और कभी भी हार न मानने वाला बच्चा है। वह कभी भी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानता। वह अपने माइंड और शरीर को इतनी कड़ी ट्रेनिंग देता है, लेकिन फिर भी उसका अभी तक फाउंडेशन नहीं बन पाया था। आज सिंह फैमिली में जो मीटिंग हो रही है, उसका उद्देश्य फैमिली का उत्तराधिकारी तय करने वाले कायनम पटिशन पर चर्चा करना है। इस मीटिंग के बाद हमें जय के चाचा हेमंत सिंह को अपने बेटे के साथ दिखाया जाता है। वे इस कायनम पटिशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विवेक कहता है कि इस कायनम पटिशन में मैं ही जीतूंगा। दूसरी तरफ हम एक छोटे से घर को देखते हैं, जो आसपास के अन्य घरों से थोड़ा छोटा और खस्ता हालत में था। इस घर में नौकर भी अन्य घरों से थोड़े कम थे। तभी हमें एक लड़के की आवाज आती है। ये लड़का दिखने में काफी सुंदर था। उसका शरीर पूरी तरह से फिट था। एक बार को कोई उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि उसे बनाने वाले ने उसमें कोई कमी छोड़ी है। लेकिन यही जय था जिसे आस पास के सभी लोग कचरा कहते थे। लोग इसे कचरा भले ही कहते थे, लेकिन इसने सिंह फैमिली के तीसरे यंग मास्टर ईशान को, जो कल्टीवेशन के फाउंडेशन बिल्डिंग के दूसरे लेवल पर पहुंच चुका था, को बिना किसी कल्टीवेशन के हराया था। लेकिन अब लोगों की जुबान तो उनकी जुबान, इसमें आप और हम कर भी क्या सकते हैं। ये लड़का दिखने में जितना सुंदर था, उतना ही समझदार और शांत भी था। और हो भी क्यों ना, उसने बचपन से ताने सुने थे, जिसने उसके माइंड को स्ट्रोंग बना दिया था। वह इधर उधर अपने घोड़े के साथ रेस लगा रहा होता है। तभी उसे दादाजी आते हुए दिखते हैं। वह उनके पास जाता है और कहता है, दादाजी आज की मीटिंग में क्या हुआ? दादाजी कहते हैं, कुछ नहीं। आज से 3 महीने बाद होने वाले फैमिली की यंगर जनरेशन के कंपटीशन की बात हुई, जिसमें उन्होंने तय किया कि अगर तुम इस कंपटीशन में टॉप 5 में नहीं आए, तो तुम्हें इस फैमिली के किसी भी संसाधन को उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। इस पर जय कहता है, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मैं इस आपको निराश नहीं करूंगा। लेकिन जय के दादाजी जय को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें इस कायनम में भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन जय कहता, मैं इस बार अपनी पूरी कोशिश करूंगा और आप चिंता मत कीजिए, इस कायनम के बाद कोई भी मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह कहता है, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, अभी इस कायनम में 3 महीने बाकी है। मैं अपने आप को कठिन ट्रेनिंग दूंगा और ब्रेक थ्रू करके दिखाऊंगा। वह फिर दादाजी से कहता है, दादाजी क्या आप मुझे 200 सोने के सिक्के दे सकते हैं?
इस पर दादाजी उसे 200 सोने के सिक्के दे देते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये लो 100 सोने के सिक्के, लेकिन ये तुम्हारे लिए है, इन्हें उन सब पर खर्च मत कर देना। इस पर जय उन सिक्कों को ले लेता है और सिंह फैमिली के मार्केट से कुछ कपड़े और मिठाई खरीदता है और एक अनाथ आश्रम की ओर चल देता है। जय को उसके फैमिली में इतना अपनापन नहीं मिला था। उसकी फैमिली में केवल उसके 2 ही भाई थे जो उसके साथ सही व्यवहार करते थे, लेकिन वे 7 साल पहले उसके तीसरे चाचा के साथ सिंघाई सिटी में चले गए। उसके बाद जय इन्हीं अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ समय व्यतीत करता है। जय के दादाजी भी उसे खुश देखकर उसे इन्हीं के साथ रहने देते। जय जैसे ही उस आश्रम में भीतर घुसता है, बहुत से बच्चे जय भैया कहकर उसकी ओर भागते हैं और उससे चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी एक लड़की की आवाज आती है, इतनी देर कैसे हो गई, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इस लड़की का नाम रुचि था। यह इन सभी बच्चों में जय के सबसे ज्यादा करीब थी, लेकिन फिलहाल तो वह बहुत गुस्से में दिख रही थी। जय उसके गुस्से को भांप लेता है और कहता है, मेरी प्रिंसेस का आज जन्मदिन था तो मैं यूं ही कैसे आ जाता। पता है दादाजी से पैसे लेने के लिए मुझे कितने बहाने बनाने पड़े। इस पर वह लड़की भी कहती है, हाँ हाँ, ठीक है, माफ किया, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। इस पर जय कहता है, ठीक है, मेरी माँ, अभी जल्दी से ये सामान लेने में मेरी मदद करो। इसके बाद जय उन सभी बच्चों के साथ थोड़ी देर तक मजे करता है और इसके बाद ट्रेनिंग के लिए और कुछ हर्ब लेने के लिए डेमनिक फाइन रेस्ट चला जाता है। जब वह हर्ब इकट्ठा कर रहा होता है, तभी उस पर कोई हमला कर देता है। क्या जय बच पाएगा? किसने किया जय पर हमला? क्या जय कर पाएगा ब्रेक थ्रू? जानने के लिए कीजिए इंतजार अगले एपिसोड का। आगे की कहानी जानने के लिए बने रही है मेरा साथ। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। एपिसोड 02। जब जय कुछ औषधियां लेने के लिए जंगल गया था तो उस पर किसी व्यक्ति ने हमला कर दिया था, लेकिन जय की शारीरिक मजबूती और ताकतवर इंद्रियों शेंशिस के कारण वह उस हमले से बच जाता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां एक काला मुखौटा पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसका पूरा शरीर काले कपड़े से ढका हुआ था, और वह उस दल का व्यक्ति लग रहा था जो पैसे लेकर लोगों को मारते हैं। इस दल का आतंक पिछले कुछ समय से पूरी मिंग सिटी में फैला हुआ था। जब यह जय को अपने किए हुए हमले से बचते हुए देखता है तो वह भी अचंभे में पड़ जाता है और कहता है, मिंग फैमिली के यंग मास्टर, आपके बारे में जो कहा जाता है, आप उतने भी बुरे फाइटर नहीं, लेकिन यह आपकी बदकिस्मती है कि आप आज मुझसे मिले। अब आपके पास जीने के लिए ज्यादा पल नहीं बचे हैं। अगर आपके पास कोई आखिरी इच्छा है तो इसे बताकर ही खुश हो ले, क्योंकि पूरा तो मैं करूंगा नहीं। यह कहकर वह आदमी हंसने लगता है। उसकी बात सुनकर जय सोचने लगता है, जहां तक मुझे पता है के लोग मुफ्त में तो किसी को मारने आएंगे नहीं, लेकिन वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है? मैंने तो किसी को परेशान भी नहीं किया है ना ही, मेरी पावर्स के हिसाब से मैं किसी के लिए खतरा हूं। इसके बाद जय पूछता है, आखिर मुझे मरवाने के लिए कौन बेचैन है? यह सुनकर वह आदमी कहता है, चूंकि हमारे दल का नियम है कि उस व्यक्ति की कोई भी जानकारी नहीं देनी है जिसने पैसे दिए, लेकिन अभी आप मरने वाले हैं तो आपको इतना तो बता ही दूं कि वह कोई आपकी फैमिली में से ही है। जय ये सुनकर सोचने लगता है, मेरी फैमिली में कौन हो सकता है जो ऐसे दल के साथ संपर्क में है? तभी वह आदमी कहता है, अब आप मरने के लिए तैयार है, जाइए, चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक आसान मौत दूंगा। इसके बाद वह अपने कल्टीवेशन को एक्टिवेट करता है। वह फाउंडेशन बिल्डिंग के 8वें लेवल पर था। जय थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन इस घबराहट को दबाते हुए कहता है, मुझे मारना आपके लिए इतना आसान भी नहीं होगा, आपको भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं यंग मास्टर। यह कहने के साथ ही वह जय पर एक पंच अटैक कर देता है, लेकिन जय की शारीरिक शक्तियां वह बहुत मजबूत होती है, जिसके कारण वह इस अटैक को सह लेता है। लेकिन वह समझ जाता है कि इस आदमी के हाथों से बचना इतना भी आसान नहीं होगा, मुझे जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा। तभी उसके एक युक्ति सूझती और वह कुछ सोचकर डेमनिक फाइन रेस्ट के भीतर भागने लगता है। चाहे हमारा जय अभी तक कल्टीवेशन की दुनिया में अपना पहला कदम भी नहीं रख पाया है, लेकिन उसकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ एक आम कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा है। इस कारण वह उस आदमी को किसी तरह चकमा देने में कामयाब हो जाता है और जंगल में छुपकर वहां से निकलने का कोई तरीका सोचने लगता है। लेकिन दुर्भाग्य से वह आदमी उसे ढूंढन लेता है और उस पर क्रिश फिस्ट टेक्निक से हमला कर देता है, जिससे जय घिसटते हुए पीछे हो जाता है और एक खाई के मुहाने पर पहुंच जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी वह आदमी हंसते हुए कहता है, यंग मास्टर, मुझे आपको इस तरह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अब मैं आपको इस जिंदगी से आजाद कर देता हूं। और यह कहने के साथ ही वह एक और बार क्रिश फिस्ट टेक्निक इस्तेमाल कर देता है, लेकिन जय अपनी स्पीड की वजह से बच जाता है और एक बड़े से पत्थर को उठाकर उस आदमी की ओर फेंक देता है। उस आदमी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह फिर भी बचने की कोशिश करता है। इस कोशिश में उसका दायां हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है, यहां तक कि उसे वह हाथ महसूस भी नहीं हो रहा होता। इससे वजह से वह बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हमला किया। यह कहकर वह अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक द थाउजेंड विंड स्लैश का इस्तेमाल कर देता, जिससे बचने के लिए जय इधर उधर भागने लगता है। लेकिन तभी दुर्जय अपने दूसरे हाथ से आयरन फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जो सीधे जय में जाकर लगती है और वह उड़ता हुआ सीधा खाई में गिर जाता है। अब हमें उस आदमी को किसी आदमी के सामने झुककर बैठे हुए दिखाया जाता है। वह कहता है, बॉस, मैंने उस लड़के को मार दिया है। तभी वह काले कपड़े से ढका हुआ उससे पूछता है, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? इस पर वह आदमी कहता है,
कुछ नहीं, मैंने उसे थोड़ा हल्के में ले लिया था। इसी कारण मैं अपने हाथ का ये हाल करा बैठा। लेकिन मेरी ये समझ नहीं आ रहा जो लड़का बिना कल्टीवेशन के इतना शक्तिशाली था, वह थोड़ा कल्टीवेशन के बाद कितना पावरफुल हो जाता है, फिर भी सिंह फैमिली इसे मरवाना चाहती है। इस पर वह काले कपड़े से ढका आदमी कहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें बस इस मिंग सिटी में और पावरफुल बनना है, तो एक बैकर की जरूरत होगी। ये काम करने के बाद हमें मिंग सिटी में वो बैकर मिल गया है। इसके बाद वह उस आदमी को उसके हाथ का इलाज कराने की बोलकर वहां से जाने का इशारा कर देता है। इसके बाद हम उस काले कपड़े पहने आदमी सिंह फैमिली के एक मेंशन में देखते हैं, जो यंग मास्टर ईशान का था। वह आदमी ईशान से कहता है, यंग मास्टर आपका काम हो गया। तभी वहां पर किसी के आने की आवाज आती है। यह आवाज सुनकर वह काले कपड़े पहना आदमी तुरंत छुप जाता है। तभी उस हॉल में एक आदमी आता है। यह ईशान के पिता राजवीर सिंह है। वे आते ही कहते हैं, तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर वह आदमी बाहर निकलता है और कहता है, सिंह फैमिली के होने वाले हेड को मेरा दुआ सलाम। यह सुनकर राजवीर सिंह खुश हो जाता है। तभी राजवीर सिंह ईशान से कहता है, क्या जरूरत थी जय को मारने की। इस पर ईशान कहता है, मैं उसे अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं चाहकर अपनी उस बेइज्जती को भुला नहीं पा रहा हूं। यह बेइज्जती और कोई नहीं बल्कि उसी दिन की, जब जय ने ईशान को बुरी तरह पीटा था और उसका मजाक भी उड़ाया था। हालांकि उस वक्त गलती ईशान की ही थी, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, कोई सबके सामने अपनी गलती को मानना पसंद नहीं करता, और फिर व्यक्ति के सामने जिसे सभी कचरा समझते हैं। तो फिर होने को बचा ही क्या था, उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें जय ने ईशान को पीट दिया। इस पर राजवीर सिंह अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, इस बार ठीक है, लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना सीखना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाए। इस बार मुझे सिंह फैमिली के हेड की पोजीशन चाहिए। इस पर ईशान कहता है, ठीक है पिताजी, वैसे भी मुर्दे आपके प्लान को बर्बाद थोड़ी कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमें एक पर्वत के नीचे का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एक लड़का लहूलुहान बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। तभी उसकी हल्की आंखें खुलती हैं और वह सफेद कपड़े पहने एक बूढ़े आदमी को देखता है और फिर पूरी तरह बेहोश हो जाता है। इधर जय के घर उसके दादाजी उसका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि शाम होने पर भी जय अभी तक घर नहीं आया है। वे कुछ लोगों के साथ जय को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन काफी समय तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। वे उस अनाथ आश्रम में भी पूछने जाते हैं, लेकिन वहां से उन्हें पता चलता है कि यंग मास्टर वहां काफी देर पहले ही निकल गए थे। बहुत मेहनत करने के बाद भी जय का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसके बावजूद जय के दादाजी को यह महसूस हो रहा था कि जय ठीक, इसलिए वे उसे ढूंढना जारी रखते हैं। क्या जय ठीक है? कौन था वो बूढ़ा आदमी? आगे की कहानी जानने के लिए बने रही है मेरा साथ। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। एपिसोड और की मुझी 3। अभी तक हमने देखा कि जय उस खाई में गिरते समय जय को लग रहा था कि वह अब नहीं बच पाएगा। उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी यादें घूमने लगती हैं। उसकी आंखों के सामने सबसे पहले उसके दादाजी का चेहरा, फिर उन अनाथ आश्रम के बच्चों का चेहरा, फिर रुचि का चेहरा, फिर धुंधला सा अपने माँ बाप का चेहरा आ रहा था। इसके बाद उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन आंखें बंद होने से पहले उसे किसी व्यक्ति के सफेद बालों से घिरा हुआ सर दिखाई देता है। जय जब अपनी आंखों को खोलता है तो वह खुद को किसी गुफा में पाता है। वह पहले सोचता है कि वह मर चुका है, लेकिन धीरे धीरे वह कुछ याद करने की कोशिश करने लगता है। तब कुछ धुंधला धुंधला याद आता है कि बेहोशी की हालत में उसे कोई कहीं ले जा रहा था। फिर वह अपने आप को देखता है और वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता कि इतने खतरनाक हमले को सहने और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वह सही सलामत कैसे है। सही सलामत तो छोड़ो, उसके शरीर पर एक भी घाव का निशान तक नहीं है। वह इस बारे में सोच ही रहा होता है कि उसे गुफा के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वह बाहर जाने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उस पर कोई पहाड़ रखा हो। यह उसे कमजोरी की वजह से महसूस हो रहा होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसका काफी खून बह चुका था। वह जैसे तैसे खुद को खड़ा करता है और धीरे धीरे चलकर गुफा के बाहर पहुंचता है, तो वह देखता है कि कोई बूढ़ा इंसान, जो किसी आत्मा जैसा दिख रहा है, बाहर एक कड़ाही के साथ कुछ कर रहा है। वह जल्द ही समझ जाता है कि यह व्यक्ति एक एल्केमिस्ट है। तभी वह व्यक्ति अपनी उंगलियों से कुछ मुद्राएं बनाता है और उस कड़ाही के चारों ओर एक फायर नरमेशन बनाने लगता है। यह देखकर जय अचंभे में पड़ जाता है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो एल्केमी के साथ साथ फार्मेशन मास्टर भी हो, क्योंकि इन दोनों कलाओं में निपुणता हासिल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां पर यह व्यक्ति इतनी आसानी से यह काम कर रहा है। तभी उस व्यक्ति की निगाह उस पर पड़ती है। वह व्यक्ति जय को देखकर कहता है, तुम्हें होश आ गया, ये लो, ये पिल खा लो। ये तुम्हारी ठीक होने की गति को तेज कर देगी और तुम्हें कुछ एनर्जी भी देगा। जय उस पिल को खाने में झिझक रहा होता है। यह देखकर वह बूढ़ा आदमी कहता है, अगर मुझे कुछ करना ही होता तो तुम्हें बचाता क्यों? मैं तो यह सोचकर आश्चर्य में हूं कि इतनी ऊंचाई से गिरकर भी तुम सही सलामत कैसे बच गए। जय उसकी बात सुनता है और झिझकते हुए उस पिल को खा लेता है और वहीं बैठकर मेडिटेट करने लगता है। जब गाय एंड फादर उसे मेडिटेट करते हुए देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि इस लड़के की मेंटल स्ट्रेंथ और विल पावर आम आदमी से कहीं ज्यादा है।
जब जय मेडिटेशन से बाहर आता है तो वह देखता है कि वह बूढ़ा आदमी उसी को गौर से देख रहा है। वह झिझकते हुए कहता है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? वह बूढ़ा आदमी कहता है, क्यों तुम्हें देखने पर पाबंदी लगी है? क्या भला मैं तुम्हें क्यों नहीं देख सकता? इस पर जय कहता है, नहीं, नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था, वैसे मैं यहां कितने समय से हूं? इस पर वह बूढ़ा आदमी कहता है, ज्यादा नहीं, केवल 5 दिनों से। इस पर जय कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप कौन हैं? इस पर वह व्यक्ति कहता है, मैं कौन हूं यह जरूरी नहीं, लेकिन तुम कल्टीवेशन क्यों नहीं कर पा रहे हो यह जानना जरूरी है। यह सुनकर जय के कान खड़े हो जाते हैं और पूछता है, क्यों? इस पर वह व्यक्ति कहता है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में एक प्रकार का जहर है जो तुम्हें कल्टीवेशन करने से रोकता है। जय कहता है, पॉइजन? लेकिन अभी तक कोई इसका पता क्यों नहीं लगा पाया और आपको कैसे पता? इस पर वह व्यक्ति कहता है, अब इतने सवालों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इतना बता दूं, यह पॉइजन कोई भी नॉर्मल अल्केमिस्ट डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता। इस पर जय पूछता है, तो क्या आप इस पॉइजन को ठीक कर सकते हैं? यह सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कान देखकर जय समझ जाता है कि वह व्यक्ति इस पॉइजन को ठीक कर सकता है। फिर वह यह भी सोचता है कि क्या हो अगर यह मेरे मास्टर बन जाए। यह सब सोचकर जय उस व्यक्ति के सामने झुकता है और कहता है, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मैं जानता हूं कि मैं आपका शिष्य बनने के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। उसे इस तरह से व्यवहार करते देखकर वह बूढ़ा आदमी कहता है, उठो, मैंने अभी तक तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया है। वे आगे कुछ कहते इससे पहले उन्हें कुछ महसूस होता और वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, आखिर तुम लोग बाहर आ ही गए, और वे वहां से जय को आराम करने की बोल गायब हो जाते हैं। जय को कुछ समझ नहीं आता और वह अपना सर खुजाने लगता है। तभी उसे किसी जानवर के चीखने की आवाज आने लगती है, और जब वह उस दिशा में देखता है तो उसे वही बूढ़ा आदमी एक लेवल 8 के बीस्ट को झुंड से लड़ता हुआ दिखाई देता, और वह यह देखकर दंग रह जाता है कि जिस बीस्ट को उसकी फैमिली के हेड भी आसानी से नहीं हरा सकते, उस बीस्ट के पूरे झुंड को इस आदमी ने बड़ी आसानी से हरा दिया। इससे वह सोच में पड़ जाता है और तभी उसका ध्यान उस बूढ़े की कही बात पर जाता है जो उसने जय के बारे में कही थी, और वह कुछ सोचने में लग जाता है। वह सोच रहा होता है, मुझे पॉइजन देने वाला कौन है? कहीं ये मेरे परिवार में से ही तो कोई नहीं, लेकिन ये कैसा पॉइजन है, और क्या मैंने इन्हें अपना मास्टर बनाकर सही कर रहा हूं? जब वह बूढ़ा आदमी वापस आता है तो वह सीधे उससे वही प्रश्न करता है, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हैं? तब वह बूढ़ा आदमी कहता है, तुम बहुत टैलेंटेड, लेकिन मेरा कोई भी शिष्य लेने का कोई मन नहीं है। यह सुनकर जय सोच में पड़ जाता है कि वह किस तरह उस आदमी को मनाए कि वह उसे अपना शिष्य बना ले। लेकिन तभी वह बूढ़ा आदमी कहता है, मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है, अब तुम ठीक हो चुके हो और यहां से जा सकते हो। यह सुनकर जय थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन फिर भी हार न मानते हुए कहता है कि मुझे अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका देकर देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देता है और जिन बीस्ट को उसने मारा था उनके कोर निकालकर उनसे स्पिरिचुअल पाइनवर को एविजाई नर्व करने लगता है। इसके बाद जय दिन रात उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर वह बूढ़ा आदमी भी प्रभावित होता, लेकिन वह इतनी आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता और वह जय के चरित्र को भी परखना चाहता था। इस तरह से 2 दिन निकल जाते हैं। एक दिन जय निराश होकर एक जगह बैठा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह उस आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचता है, तो वह देखता है कि एक लड़की पर कुछ वाइनल्फ बीस्ट हमला कर रहे हैं। यह देखकर जय बिना देरी के भागकर उस लड़की के सामने आ जाता है और उसे अपने पीछे करते हुए उन बीस्ट का सामना करने लगता है। वह लड़की जय को ही एकटक देख रही होती है। इतने में धड़ाम की आवाज के साथ किसी के नीचे गिरने की आवाज आती है। यह आवाज जय की नहीं, बल्कि उन बीस्टस में से 3 बीस्ट के गिरने की होती, क्योंकि इन दिनों जय उस बूढ़े आदमी की गति और उसका पीछा करते रहने के कारण अपनी लिमिट्स के बाहर के काम करने का आदी हो गया है। तभी तो उसने इतनी आसानी से 3 बीस्ट को हरा दिया था। दूर से वह बूढ़ा आदमी भी यह देख रहा होता है। वह मन ही मन में जय की इस हिम्मत, दूसरों की मदद की भावना से खुश होते हैं, लेकिन वे यह देखना चाहते हैं कि यह लड़का अपने आप को कितना पुश कर सकता है। दूसरी तरफ उन वॉल्फ बीस्ट के झुंड का लीडर, जो बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है, वहां पर आ जाता है और जोर से दहाड़ने लगता है। जय उसकी दहाड़ से पीछे हो जाता है। क्या जय कर पाएगा इस नई मुसीबत का सामना? कौन है वह लड़की? क्या वह उस बूढ़े आदमी को मना पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए बने रही है मेरा साथ। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। एपिसोड 4। जय जब उस लड़की को बचाने पहुंचा तो उसका सामना वाइनल फिस्टस के किंग से हो गया। यह एक लेवल 6 का बीस्ट है। जय इसे देखकर उस लड़की को लेकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वह उस बीस्ट का सामना नहीं कर सकता। लेकिन वे इस वक्त उन बीस्टस के इलाके में थे। जल्द ही उन्हें चारों ओर से बीस्टस ने घेर लिया। फिर भी जय हार नहीं मानते हुए उन बीस्टस में 2 बीस्टस पर हमला करता है और जगह बनाकर वहां से भागने लगता है। भागते हुए वह सोचता है कि मुझे इस लड़की को कहीं सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा और फिर इन बीस्टस का कुछ करना होगा। यह सोचकर वह एक और भागने लगता है और जल्दी ही वह एक गुफा के सामने पहुंच जाता है। इस गुफा को उसने गलती से ढूंढा था। वह उस बच्ची को उस गुफा में छुपा देता है और उससे कहता है, यहीं पर छुपी रहना।
यह कहकर वह बाहर चला जाता है और उन जानवरों के झुंड के आने से पहले उस गुफा को कुछ पत्तों और झाड़ियों की मदद से छुपा देता है। और जैसे ही उसके कानों में उन जानवरों के दौड़ते हुए कदमों की आवाज पड़ती है, वह दूसरी ओर भागने लगता है। उसे देखकर वे बीस्ट उसका पीछा करने लगते हैं। वह भागते हुए एक ऊंची सी चट्टान पर चढ़ने लगता है। बहुत देर तक उन जानवरों के हमले बचते हुए भागता रहता है, लेकिन अब वह उस चट्टान के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाता है और अब आगे कोई रास्ता नहीं था। थी तो एक गहरी सी खाई। जय उस खाई को देखकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था लड़ने के अलावा। वह पास में से एक मोटी सी लकड़ी उठाकर लड़ने को तैयार हो जाता है। जय ने जो लकड़ी उठाई थी वह काले रंग की थी और उसके आगे का सिरा नुकीला था। भले ही वह लकड़ी पतली सी दिख रही थी और किसी पुरानी सड़ी हुई लकड़ी जैसी थी, लेकिन जय जब उस लकड़ी को उठाता है तो उसे उस लकड़ी में एक पेड़ के बराबर वजन महसूस होता है। तभी एक वाइनल्फ बीस्ट उस पर हमला कर देता है। तभी जय अपने हाथ में पकड़ी हुई उस लकड़ी से उस पर हमला करता और अगले ही पल वह बीस्ट जमीन पर पड़ा हुआ दिखाया जाता है। जय यह देखकर अचंभे में पड़ जाता है और उस लकड़ी को देखने लगता है। उसे उस लकड़ी के बारे में पहले से ही कुछ अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी, लेकिन जब वह उस वाइनल्फ बीस्ट की हालत देखता है तो वह समझ जाता है और उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि वह कोई मामूली लकड़ी नहीं है। दूसरी ओर वह बूढ़ा आदमी जो उसे दूर से देख रहा होता है सोचने लगते हैं यह लेजेंडरी ब्लैक आयरन है। वह बूढ़ा आदमी इस बात से ज्यादा हैरान था कि जय ने बिना किसी कल्टीवेशन के उस मेटेलिक पीस को उठा कैसे लिया। दूसरी ओर जय काफी देर तक इसी तरह फाइट करता रहता है और कई सारे बीस्टर्स को मार देता है। तभी वहां पर वही वाइनल्फ किंग पहुंच जाता है और जोर से घुर्राता है। उसकी आवाज के दबाव से जय थोड़ा पीछे हट जाता है और मुश्किल से खुद को संभालता है। भले ही वह छड़ जय को उन वाइनल्फ बीस्ट को लड़ने में मदद कर रही थी, लेकिन उस छड़ का एनर्जी कंजप्शन बहुत ही ज्यादा था। इस कारण जय अब बहुत ही ज्यादा थक चुका था। दरअसल वह एक लकड़ी थी ही नहीं, वह उन लेजेंडरी मेटल्स में से एक था जिनका उपयोग खतरनाक हथियार बनाने में किया जाता है। इनकी कीमत इतनी होती है कि इस एक सिटी तक को बचा जा सकता है, लेकिन जब भी ये मेटल्स किसी के हाथ लगते वे इसे बेचते नहीं है। और तो और इनको रिफाइन कर इन्हें हथियार का रूप देने वाले कुछ ही लोग इस कायनेंटिनेंट में मौजूद हैं। जय की थकावट की वजह से उसके हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी भी अब छूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं टूटती। वह कहता है, चलो आज दो दो हाथ कर ही लिए जाए। और यह कहकर वह लड़ने के लिए के तैयार हो जाता है। वह वेनल्फ बीस्ट भी उसे घूर रहा होता है और अचानक अपने पंजों से उस पर स्लैश अटैक कर देता है। जय अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस हमले से बच जाता है और उसकी तरफ दौड़ते हुए उसके सर की तरफ छलांग लगा देता है। जय अपनी बची हुई सारी एनर्जी से उसके सर पर एक मुक्का मारता है, जिससे वह वाइनल्फ किंग थोड़ा पीछे हो जाता है। इस हमले से उसे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वह बहुत गुस्सा हो गया और जय की ओर दहाड़ता है। उसकी दहाड़ के दबाव से जय पीछे हो जाता है। अभी वह नीचे गिरने से बस एक कदम से बचा था। तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आती है और वह पास पड़े पत्थर उठाकर वाइनल्फ किंग पर फेंककर उसे भड़काने लगता है। और यही होता है, वह वाइनल्फ किंग भड़क जाता है तथा जय की ओर छलांग लगा देता है। तभी जय के चेहरे मुस्कान दिखाई देती है, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही वह वाइनल्फ किंग जय के करीब पहुंचता है, जय फुर्ती दिखाते हुए अपनी जगह से हटता है और छलांग लगाते हुए उस वाइनल्फ किंग के पीछे आ जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उसमें पीछे से लाद देता है, जिससे वह वाइनल्फ किंग अपने आप को संभाल नहीं पाता और सीधे खाई में जाकर गिरता है। इस तरह वाइनल्फ किंग का किस्सा खत्म हो जाता है। जय अब चैन की सांस लेता है। अब वह बहुत ही थक चुका था और उससे ठीक से चला भी जा रहा था। फिर भी वह धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है। तभी उसे सामने किसी और बीस्ट के दहाड़ने की आवाज आती है। वह देखता है कि थोड़ी दूर से एक लेवल 9 का वाइनल्फ बीस्ट उसी की तरफ आ रहा है। अब वह लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं था और उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद हो रही थी। इतने में वह वाइनल्फ बीस्ट उस पर हमला कर देता है। उस हमले को देखकर जय भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सोचता है, लगता है कि मैं मेरी मौत इसी तरह लिखी है। लेकिन बहुत देर तक कुछ नहीं होता तो वह अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा है। इसके बाद जय शरीर में ऊर्जा की कमी के कारण बेहोश हो जाता है। वह बूढ़ा उस वाइनल्फ बीस्ट को 2 अटैक में ही मार देता है। इसके बाद वह जय के पास आकर कहता है, तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया। इसके बाद वह जय को लेकर उसी गुफा में आ जाता है जहां वह रहता था। इसके साथ ही वह उस ब्लैक आयरन की छड़ को भी उठा लेता है। जब जय को होश आता, वह खुद को उसी गुफा में पाता है जहां वह पहली बार होश में आया था। उसे उस फाइट के बारे में याद आता है। यह याद आते ही उसे उस लड़की की याद आती है और वह उस गुफा की तरफ जाने के लिए खड़ा होने ही वाला होता है कि उसे एक आदमी की आवाज आती। वह लड़की बिल्कुल ठीक है और अपने कबीले के साथ चली गई। जय इस आवाज को पहचानता है और वह उस आदमी की तरफ देखता है। यह वही बूढ़ा आदमी था। जय उससे पूछता है वह लड़की कौन थी। इस पर वह बूढ़ा आदमी कहता है, समय आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जय इन सब बातों के बारे में कुछ समय सोचता है, फिर अचानक उस बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए मान गए। इस पर वह बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें उससे पहले एक वादा करना होगा कि तुम कभी भी अपने मास्टर को धोखा नहीं दोगे। इस पर जय कहता है, मैं वादा करता हूं। इस पर वह बूढ़ा आदमी कहता है, इस तरह नहीं बच्चे। और यह कहकर वह अपनी स्टोरेज रिंग से एक स्क्रोल निकालते हैं और जय से कहते हैं
इस पर अपने खून की एक बूंद डालो और वादा लो। इस पर जय यही करता है और अपने खून की एक बूंद उस स्क्रोल पर डालते हुए कहता है कि मैं ये वादा करता हूं कि मैं कभी भी मास्टर को धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद गाय नटफादर उस स्क्रोल को वापस से अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेते हैं और इसके बाद कहते हैं, मैं इस स्क्रोल की मदद से तुम्हें एक झटके में मार सकता हूं। अगर फ्यूचर में तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो मैं इस स्क्रोल को जला दूंगा और तुम्हारी जान उसी वक्त चली जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें एक बार और सोचने का मौका देता हूं। क्या तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो? क्या जवाब देगा जय? कौन से कबीले की थी वह लड़की? आगे की कहानी जानने के लिए बने रही है मेरा साथ। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। एपिसोड 05। जब उस बूढ़े आदमी ने जय को अपनी सारी शर्तें जय को बताईं और उससे पूछा कि क्या तुम अब भी मेरे शिष्य बनना चाहते हो, तो जय कुछ सोच में पड़ गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पिछली जिंदगी घूमने लगी कि कैसे वह अब तक लोगों के ताने सुनते हुए आया है। उसकी वजह से उसके दादाजी को भी शर्मिंदा होना पड़ता था। वह कितनी कोशिश करता आया है कि उसकी वजह से उसके दादाजी को झुकना ना पड़े। वह सोचता है, जब मेरे सामने आज इतना बड़ा मौका है तो मैं इतना सोच क्यों रहा हूं। वह तुरंत उस बूढ़े आदमी से कहता है, मैं तैयार हूं। इस पर वह बूढ़ा आदमी कहता है, एक बार और सोच लो, आखिर यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल, क्योंकि तुम अभी तक मेरे ट्रेनिंग कराने के तरीके को भी नहीं जानते हो। वह कितना मुश्किल होगा तुम यह भी नहीं जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए। दूसरी ओर गाय नडफादर मन में सोच रहे होते हैं, इस बच्चे में कुछ बात तो है, तो मैं इसे इतना डरा रहा हूं, फिर भी यह मेरा शिष्य बनने को तैयार है। क्या मुझे इस पर भरोसा कर लेना चाहिए? तभी जय कहता है, मैं अभी तक जो जिंदगी जीता रहा हूं वह मेरे पिताजी के बिल्कुल उलट है। उन्होंने फैमिली को इतना ताकतवर बनाया और मैं उल्टा अपनी फैमिली पर बोझ बना हुआ हूं। और तो और मेरी वजह से मेरे अपनों को जो मेरा साथ देते हैं भी झुकना पड़ता है। इस जिंदगी को जीने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। अब मैं अपनों पर बोझ बनकर नहीं रह सकता हूं, लेकिन मैं इतना भी कायर नहीं कि बिना कोशिश करे मर जाऊं। इसलिए मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। वह बूढ़ा आदमी जय की इस बहादुरी को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, तो फिर ठीक ठीक है, आज से मैं तुम्हारा मास्टर। इस पर जय उन्हें मास्टर कहकर ग्रीट करने लगता है। तो वह बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे खुद को मास्टर कहलवाना पसंद नहीं है। तब जय अचरज भरी निगाहों से उस बूढ़े आदमी को देखने लगता है। उसे इस तरह से खुद की तरफ देखते हुए देखकर वह बूढ़ा आदमी कहता है, आज से तुम मुझे गाय नडफादर कहोगे। इस पर जय कहता है, ठीक है, गाय नडफादर, मैं वादा करता हूं कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा। जय की यह बात सुनकर गाय नडफादर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग तो जब से तुम यहां आए हो तभी से शुरू हो गई थी। शायद तुमने गौर नहीं किया कि तुम्हारे सेंसेस अब पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं। इस पर जय ध्यान लगाकर इसकी जांच करता है तो उसे पता चलता है कि गाय नडफादर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर वह बीते 3 दिनों को याद करने लगता है कि किस तरह उसे गाय नडफादर को ढूंढने के लिए अपने सभी सेंसेस का इस्तेमाल अपनी शरीर के साथ सामंजस्य बिठाते हुए करना पड़ रहा था। और वह मन ही मन खुश होने लगता है। तभी उसके कानों में गाडफादर की आवाज पड़ती है, क्या तुम इतनी सी उन्नति से खुश हो? मेरा शिष्य बनने से पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम ताकतवर क्यों बनना चाहते हो। तुम्हारे मुझसे सीखने का उद्देश्य क्या है? गाय नडफादर का यह सवाल सुनकर जय सोच में पड़ जाता है और कुछ सोचकर कहता है, क्योंकि मैं अपनों की रक्षा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उन्हें मेरी वजह से कभी भी झुकना ना पड़े। जय की यह बात सुनकर गाय नडफादर उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, किसी आदमी की उन्नति उसे मिले हुए मौकों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसके लक्ष्यों से होती है। जिस इंसान का लक्ष्य जितना बड़ा होगा, वह इंसान खुद के मिले हुए मौकों का इस्तेमाल उतने ही अच्छे तरीके से करेगा। तुम अभी छोटे हो, इसलिए तुम्हें अभी मेरी बात समझ ना आए, लेकिन तुम मेरे शिष्य बन चुके हो तो तुम जल्द ही इन चीजों का अनुभव करोगे। जय उनकी बात सुनकर उन्हें समझने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में गाय नडफादर वहां से जाते हुए कहते हैं, अब मैं तुम्हें डेमनिक पहाड़ी पर मिलूंगा। यह कहकर गाय नडफादर वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर कुछ सोचकर जय खुद से कहता है, मैं बहुत मेहनत करूंगा। मैं अब कभी भी अपनी वजह से किसी अपने को परेशान नहीं होने दूंगा। दूसरी ओर गाय नडफादर एक पहाड़ी से उस गुफा की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे निराश ना करो। अब हमें शाम का समय दिखाया जाता है। जय उस पहाड़ी के सामने आ चुका है जिस पर गाय नडफादर ने उसे आने को कहा था। यह पहाड़ी एक काफी ऊंची पहाड़ी थी, जिससे एक अलग तरह का ऑरा बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से कम लेवल के बीस्टस उस पहाड़ी की तरफ भी नहीं जा रहे थे। इस पहाड़ी की ढाल बिल्कुल खड़ी थी। इसको देखने से ऐसा मालूम हो रहा था मानो इस पर कोई चढ़ ही नहीं सकता। जय पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। यह डेमनिक पहाड़ी कई सालों पहले इसलिए जानी जाती थी क्योंकि कोई भी इंसान इस पर केवल अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल करके इस पर नहीं चढ़ सकता था। जय इस बात से अनजान था। वह कोशिश करता रहता है, लेकिन बार बार वह नीचे आ जाता था। फिर भी हार न मानते हुए वह बिना रुके कोशिश करता रहता है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। अब हमें जय के दादाजी को दिखाया जाता है, जो कुछ लोगों पर चिल्ला रहे होते हैं, तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं होता। जाओ, जाकर ढूंढो जय को, मेरा चेहरा क्या देख रहा हो। यह सुनकर वे सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी उस जगह वो जय के चौथे अंकल आते हैं। वे जय के दादाजी को संभालते हुए कहते हैं, आप परेशान मत होइए, जय ठीक होगा। लेकिन इस चक्कर में आपको अपनी तबीयत को नहीं भूलना चाहिए। दरअसल जय के दादाजी को एक बीमारी थी जिसका इलाज कई अल्केमिस्ट भी नहीं कर पाए थे।
वे केवल ऐसी कुछ पिल्स दे गए जो उस बीमारी को केवल थोड़ी देर के लिए दबा सकती थी। इस बीमारी के बारे में जय, उसके दादाजी और उसके चौथे अंकल रवि सिंह के अलावा किसी को नहीं पता था। जय के पिता, जिनका नाम अभी एक बार भी नहीं बताया गया, आज हमें उनका नाम बताया जाता है, उनका नाम सूर्य सिंह था, जिन्हें सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम अभी भी पूरी कॉन्टिनेंट में मशहूर है। हो भी क्यों ना, इस इंसान अपनी पाइनवर के बल पर इस कॉन्टिनेंट के साथ-साथ इंपीरियल सिटी के बड़ी-बड़ी सुपर पावर्स को हिला दिया था। उनकी वजह से आज सिंह फैमिली इतनी पाइनवरफुल हो पाई थी, लेकिन उनके जाने के बाद उनके 2 भाई पाइनवर के लालच में पड़ गए और अपने ही घर में षड्यंत्र करने लगे। जय के दादाजी और उसके चौथे अंकल को यह बात अच्छे से पता थी, इसलिए उन्होंने जय के दादाजी के बीमार होने की बात इतने सालों तक दबा के रखी। हालांकि जय के चौथे अंकल जय के दादाजी को उसके ठीक होने का दिलासा दे रहे थे, लेकिन उन्हें खुद भी अब यही लग रहा था कि जय शायद अब मर चुका है। दूसरी तरफ जय लगातार कई बार फेल होने पर वह समझने की कोशिश करने लगता है कि उससे इस चट्टान पर चढ़ने में गलती कहां हो रही है। जय जब भी उस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता, तो लगभग उस पहाड़ी के 1/3 भाग पर पहुंच जाता, जहां सामने की तरफ एक चट्टान थी जिस पर केवल छलांग लगाकर ही चढ़ा जा सकता था। लेकिन जब भी जय उस चट्टान की तरफ छलांग लगाता, तो उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती और वह छलांग पर फोकस नहीं कर पाता और एक अजीब सी एनर्जी द्वारा नीचे की ओर फेंक दिया जाता। गॉडफादर ने उसे हीलिंग पिल्स और इलिक्सर पहले ही दे दिए थे, इसलिए वह तुरंत अपनी चोटों को हील कर लेता था। जय बार-बार कोशिश कर यह समझ गया था कि वह कहीं तो कोई गलती कर रहा है। तभी अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्यों मुस्कुराने लगा जय अचानक? आगे की कहानी जानने के लिए बने रही है मेरा साथ। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इसी तरह के नए-नए इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। एपिसोड 6। जय उस पहाड़ी पर चढ़ने में बार-बार असफल हो रहा था, लेकिन वह हार न मानते हुए लगातार चढ़ने की कोशिश करता है। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। जय बुरी तरह थककर चूर हो चुका है, लेकिन फिर भी वह उस पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। वह इस तरह कोशिश करते हुए लगभग आधी पहाड़ी चढ़ चुका है, लेकिन अब उसमें एक कदम आगे रखने की ऊर्जा नहीं बची है। अब वह उसी जगह पर पहुंच चुका है जहां से वह पिछले कई दिनों से गिर रहा है। वह अब तक यह तो समझ चुका है कि यहाँ कुछ अलग एनर्जी है और किसी चीज का दबाव है, लेकिन वह इसका कारण नहीं समझ पाया है। दूसरी तरफ वह बुरी थक चुका है, उसके पास से कदम आगे बढ़ाने तक की एनर्जी नहीं बची है, लेकिन वह अपने हाथ लगे इस मौके को जाने कैसे दे सकता है। वह अपनी सांसों को कंट्रोल करता है और अपनी बची हुई सारी एनर्जी को अपने शरीर में इकट्ठा करने लगता है, लेकिन उसे यह करने में दिक्कत हो रही थी। तभी वह अपने पुराने समय को याद करता है और उस समय को याद करते ही उसका मन ऊर्जा से भर जाता है। तभी वह महसूस करता है कि उसका शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से भर गया है। जय ने अभी जिस चीज का एहसास किया था, वह उसकी शारीरिक क्षमताओं का ब्रेक थ्रू था। यह किसी व्यक्ति की शारीरिक शक्तियों की एक लिमिट को तोड़ता है। इस लिमिट को तोड़ते ही वह व्यक्ति थकना तो जैसे भूल ही जाता है। इस लिमिट को तोड़ चुका कोई भी व्यक्ति फाउंडेशन बिल्डिंग के 3 या 4 लेवल के व्यक्ति को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। इस ब्रेक थ्रू के और भी कई फायदे हैं, जिनके बारे में आपको आगे पता चलेगा। जय यह समझ तो नहीं पाता उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन इस ऊर्जा के फ्लो के साथ ही वह महसूस करता है कि उसके सेंसेस पहले से मजबूत हो गए हैं। वह प्रकृति की शक्तियों को भी महसूस करने लगता है। अब जय उस पड़ने वाले दबाव को साफ तरीके से देख सकता था, जो उसे उस पहाड़ी पर चढ़ने से रोक रहा था। लेकिन अब उसकी शारीरिक शक्तियां बढ़ चुकी थीं, इसलिए उसे उस दबाव से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था और अब आगे बढ़ने लगता है। जय इसी तरह आगे बढ़ते-बढ़ते महसूस कर रहा होता है कि वह दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अब जय उस पहाड़ी के लगभग ऊपर पहुंच चुका होता है, लेकिन जय को वहां पर चलने में भी दिक्कत हो रही होती है। वह काफी देर तक ऊपर की ओर चलता रहता है, लेकिन अब दबाव कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका होता है। इस पर जय लापरवाही न करते हुए तय करता है कि वह इस दबाव का फायदा उठाकर अपनी शारीरिक योग्यताओं को बढ़ाएगा। इसलिए वह वहीं पर कुछ शारीरिक एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करने लगता है। वह करीब 1 दिन तक इसी तरह एक्सरसाइज करते हुए और अपनी शारीरिक योग्यताओं को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार उस पहाड़ी पर चढ़ जाता है। जय अब उस पहाड़ी पर चढ़ चुका है, लेकिन जैसे ही जय उस पहाड़ी पर अपना पहला कदम रखता है, वह तुरंत वहीं पर बैठ जाता है। वह महसूस करता है कि इस पहाड़ी पर दबाव नीचे के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जय उस दबाव के आगे खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। वह बार-बार वहां पर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने में बिल्कुल नाकाम रहता है। जय सोचने लगता है, यहां पर तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, तो मैं ट्रेनिंग कैसे लूंगा? जब जय यह सब सोच रहा होता है और खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहां गॉडफादर आ जाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? इस पर जय कहता है, माफ कीजिए गॉडफादर वो। इससे आगे जय कुछ कहता, गाय नडफादर कहते हैं, ठीक है ठीक है। हालांकि गाय नडफादर ये कह रहे होते हैं, लेकिन मन ही मन वे सोच रहे होते हैं, अगर मैं जय की उम्र में होता और मैं इस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता, तो मुझ भी कम से कम 1 महीना लगता। लगता है मुझे शिष्य के रूप में सीधा मोनेस्टर मिला है। साथ ही साथ वे खुश भी हो रहे होते हैं कि उन्हें कितना टैलेंटेड शिष्य मिला है। लेकिन गॉडफादर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहते हैं, पालती मारकर बैठ जाओ और आसपास के दबाव से अपने मेरिडियंस को और मजबूत करो और फैलाओ, फिर उनमें आसपास की ऊर्जा को फ्लो कराओ। जय गायनाफादर की बात मानते हुए वहीं पर मेडिटेट करने लगता है। गायनाफादर सोचने लगते हैं, इसके पास इतना अच्छा नेचुरल टैलेंट है
अगर ये इस छोटी जगह पर न होता तो शायद यह अब तक अपनी ताकत और टैलेंट का परिचय पूरे कॉन्टिनेंट को दे चुका होता। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं इतना लकी क्यों हूँ, हाय मेरी किस्मत। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरा इस पर भरोसा करना सही साबित हो। जय 2 दिन तक लगातार मेडिटेट करता है। अब वह उस दबाव में भी सामान्य महसूस करने लगता है। वह इस पर खुश हो ही रहा होता है, तभी गाय नडफादर आते हैं और उसकी ओर एक बड़ी सी चट्टान फेंकते हुए कहते हैं, इसे उठाओ और यहाँ के 100 चक्कर लगाओ। यह सुनकर जय गाय नडफादर की तरफ अचरज भरी निगाहों से घूरने लगता है। तभी गाय नडफादर उसको छड़ी से मारते हुए कहते हैं, अभी तक खड़े क्यों हो, शुरू करो। इसी तरह गाय नडफादर कभी जय को और बड़ी चट्टान देकर चक्कर लगवाते, तो कभी उसके ऊपर चट्टान रखकर उससे उठक बैठक करवाते। इसी तरह 15 दिन गुजर जाते हैं। अब उन दोनों के बीच का बंधन काफी मजबूत हो चुका था। वे एक दूसरे को समझने लगे थे। अब उनका रिश्ता मास्टर डिसाइपल से भी अच्छा हो चुका था। जय सुबह उठते ही अपने रोजाना के काम में लग जाता है। तभी गाय नडफादर उससे कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाने वाला हूं। यह सुनकर जय खुश हो जाता है और बच्चों की तरह पूछता है, सच में? कौन सी? क्या यह कोई गॉड लेवल की टेक्निक है? तब गाय नडफादर कहते हैं, इस टेक्निक का नाम की कंट्रोल टेक्निक है। इस टेक्निक को कोई भी व्यक्ति बिना फाउंडेशन के भी सीख सकता है। उस टेक्निक का नाम जय को कुछ जाना पहचाना लगता है। उसे याद आता है कि यह वही टेक्निक है जो उसकी फैमिली की लाइब्रेरी में पड़ी रहती है। कोई भी उस टेक्निक को नहीं चुनता, क्योंकि यह एक लो लेवल की टेक्निक से भी कम पावरफुल मानी जाती है। यह सोचकर जय का चेहरा का मुरझा जाता है। जय का चेहरा मुरझाता हुआ देखकर गाय एडाफादर समझ जाते हैं कि वह क्या सोच रहा है। इस पर वह अपनी छड़ी निकालकर एक तरफ रख देते हैं। उस छड़ी को देखकर जय चुपचाप गाय एडाफादर के सामने बैठ जाता है। अब गाय एडाफादर उसे समझाते हुए कहते हैं कि कोई भी टेक्निक इसलिए खतरनाक नहीं बनती कि उसकी अटैकिंग पावर खतरनाक। यह इस पर निर्भर करती कि उसे उपयोग करने वाला उसे किस तरह उपयोग करता है। इस टेक्निक के कई अनेक फायदे हैं। यह तुम्हारे असल लेवल को छुपाने में भी मदद करता है। और कोई व्यक्ति फिजिकली और मेंटली जितना स्ट्रांग होगा, यह टेक्निक उतनी ही पावरफुल होगी। यह टेक्निक तब तक कमजोर ही रहती है जब तक इसे इसके अंतिम लेवल तक न पहुंचाया जाए। यह सुनकर जय पूछता है, इस टेक्निक के कितने लेवल है? इस पर गाय नडफादर कहते हैं, इस टेक्निक में 5 लेवल हैं, लेकिन 2 लेवल को तुम पहले ही मास्टर कर चुके हो। यह सुनकर अचंभे भरी आवाज में पूछता है, मैंने? कब? गॉडफादर कहते हैं, जैसा कि मैंने तुमसे कहा, इस टेक्निक के 5 लेवल हैं। उनसे से शुरुआती 2 लेवल अपने शरीर को इसके टेक्निक के तीसरे लेवल के लायक बनाना है। जैसा कि तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारी शारीरिक ताकतें किसी सामान्य व्यक्ति या कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। यह इस टेक्निक का पहला लेवल है। रही दूसरे लेवल की बात, तो तुम उसमें पहले से ही मास्टर थे। इस पर जय कहता है, मैं? मास्टर? कैसे? तब मास्टर कहते हैं, क्या तुमने अनुभव नहीं किया कि तुम इस दबाव को देख पा रहे थे, साथ ही इस दबाव की वृद्धि भी महसूस कर पा रहे थे? यह तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से हो रहा था। अगर नाम दें तो यह तुम्हारे की कंट्रोल और की ट्रांसफर की मास्टरी के परिणाम स्वरूप है, जो इस टेक्निक के प्रारंभ के 2 लेवल है। अब तुम्हें तीसरे स्टेप की सर्कुलेशन को सिखाने का समय आ गया है। इस पर जय भी तैयार हो जाता है। चूंकि जय ने मेंटल स्ट्रेंथ का नाम सुना था, इसलिए वह समझ जाता है कि क्यों इस टेक्निक को कचरा समझा जाता था। क्योंकि कोई भी आम कल्टीवेटर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस नहीं करता। केवल एल्केमिस्ट और फॉर्मेशन मास्टर ही इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए कोई भी इस टेक्निक को पूरा नहीं सीख पाता। अब वह फिर से गॉडफादर की बातों पर ध्यान देने लगता है। गाय नडफादर उससे कहते हैं, मुझे ध्यान से सुनो और देखो। यह कहकर गाय नडफादर एक चट्टान के सामने जाकर अपने हाथों को आगे करते हुए कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें अपनी शरीर को अपने आसपास के वातावरण से जोड़ लेना है। फिर अपने आसपास के वातावरण को अपने ही शरीर का एक हिस्सा मानते हुए अपने आसपास की चीजों को अपने शरीर के हिस्से की तरह उपयोग करना है। इसके साथ ही गाय नडफादर उसे चट्टान को अपने हिसाब से इधर उधर घुमाने लगते हैं। जय यह देखकर अचंभे में पड़ जाता है। उसने कभी इस टेक्निक के इतना अच्छे होने की उम्मीद नहीं की थी। तभी गाय नडफादर उसे इसे प्रैक्टिस करने की बोलते हैं और उसे निर्देश देने लगते हैं। जय लगातार 2 दिन तक मेहनत करता है और आखिरकार वह उस चट्टान को थोड़ा हिलाने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे अपने पीछे एक स्ट्रांग ऑरा फील होता है। क्या जय इस टेक्निक को पूरी तरह सीख पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए बने रही है मेरा साथ। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 7। जय गॉडफादर से निर्देश लेने के बाद उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाता है। वह ठीक वैसा ही करने लगता है जैसा उसके गॉडफादर ने कहा था। जय काफी देर तक मेहनत करता है और वह अपने आगे रखी चट्टान को थोड़ा हिलाने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक ताकतवर ऑरा महसूस होता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां एक 9 लेवल का थंडर वाये नल्फ है। वह जय की ओर देखकर जोर से दहाड़ता है। दरअसल इस पहाड़ी पर बहुत ही कम बीस्ट मौजूद थे, और जो भी बीस्ट मौजूद थे वे कम से कम 9 लेवल से ऊपर के थे। लेकिन इस बीस्ट को गॉडफादर ने जय पर हमला करने के लिए भेजा था। उसकी दहाड़ में बहुत ही खतरनाक दबाव होता है। अगर जय के सामने यह बीस्ट कुछ दिन पहले आया होता तो जय शायद उसकी दहाड़ से काफी जख्मी हो जाता। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ और हैं। अब जय पहले जितना कमजोर नहीं रहा। उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को नजरअंदाज भी कर दें तो उसकी फिजिकल पावर ही एक लेवल 6 के बीस्ट को संभालने के लिए काफी है।
गाय नटफादर दूर से ये नजारा देख रहे होते हैं और कहते हैं, चलो अब तुम्हारी परीक्षा ली जाए मेरे प्यारे शिष्य। यह कहकर वे मुस्कुरा देते हैं। दूसरी ओर जय और वह थंडर बीस्ट एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी अचानक वह थंडर बीस्ट जय पर लपकता है। वह थंडर बीस्ट जय पर अपने पंजों से एक स्लैश हमला करता है, जिसमें थंडर की पावर्स भी थी। लेकिन जय फुर्ती के साथ अपने शरीर को घुमाते हुए उस हमले से बचता है और उस बीस्ट की ओर छलांग लगाता है और उसके सिर पर एक पंच से हमला कर देता है। लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता। हालांकि जय ने इस हमले में अपनी फिजिकल पावर का 2/3 भाग उपयोग किया था, लेकिन इससे भी उस बीस्ट को अधिक फर्क नहीं पड़ता। यह देखकर जय अचंभे में पड़ जाता है। तभी वह बीस्ट जय को पीछे फेंक देता है और उस पर अपने पंजे से हमला कर देता है। जय इस हमले को रोकने के लिए अपने चारों ओर की एनर्जी की शील्ड बना लेता है, लेकिन वह उस हमले को पूरी तरह ब्लाइनक नहीं कर पाता और पीछे की ओर फिकटा हुआ जाता है। जब जय हवा में फिकटा हुआ जा रहा होता तो वह गाय नडाफादर की बातों को याद करता है और उसी तरह अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने लगता है। तभी वह अचानक से उस टेक्निक के तीसरे लेवल के साथ साथ चौथे लेवल को भी एक्टिवेट कर देता है और उसी चट्टान को कंट्रोल कर उसके शेप को चेंज कर देता है और उसे उस बीस्ट की तरफ फेंक देता है। इसको रोकने के लिए वह बीस्ट थंडर बाइनल का उपयोग करता है, लेकिन फिर भी वह उस हमले से जख्मी हो जाता है। वह जय को गुस्से से देखता है और उस पर दहाड़ता है। इसके बाद वह एक खतरनाक थंडर बाइनल बनाता है और जय की तरफ शूट कर देता है। जय उस बाइनल को अपनी ओर आते हुए देखता है और वह समझ जाता है कि मैं इस हमले को इग्नोर नहीं कर सकता। तभी वह अपने मास्टर की बातों को याद करता है और सोचता है, अगर हम की एनर्जी प्रैक्टिस करने से आसपास की चीजों को कंट्रोल कर सकते तो हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को की एनर्जी के साथ जोड़कर सामने वाले व्यक्ति के हमले को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वह सोचता है कि अगर यह फेल हो गया तो। कुछ देर बाद वह सोचता है, जो होगा देखा जाएगा, एक बार कोशिश करना तो बनता है। और वह अपनी की एनर्जी को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ मर्ज करने लगता है। जब वह यह कर लेता है तो अपना पूरा ध्यान उस इलेक्ट्रिक बाइनल पर लाता है। वह उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह केवल उसकी दिशा ही बदल पाता है। अगली बार में वह उस थंडर बाइनल को कुछ और हद तक काबू कर लेता है। इसी तरह उससे बीस्ट से फाइट करते करते वह इस टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है। दूसरी तरफ गाय एंड फादर जय को ऐसा करते देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं, इस टेक्निक को इस तरह इतने एडवांस लेवल तक पहुंचाना और तो और एक नया लेवल बनाना। मैंने सच में सही सोचा था, यह लड़का मेहनती होने के साथ ही बहुत समझदार और टैलेंटेड भी है। इन शक्तियों को समझने में मुझे भी 7 महीने लगे थे, लेकिन इसने इसे केवल 20 दिन में ही मास्टर कर लिया, साथ ही एक नया लेवल भी बना लिया। मुझे तो इस लड़के के टैलेंट से जलन हो रही है। तभी दूसरी तरफ जय अब उस टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कर उस बीस्ट के थंडर बाइनल अटैक को उसी पर करने लगता है और कुछ समय बाद ही वह उसे पूरी तरह हरा देता है। लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बाद वह बुरी तरह थक जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। तभी गाय नडफादर वहां आ जाते हैं और उसे एक पिल देते हुए कहते हैं, क्या तुम एल्केमी और फार्मेशन सीखने में दिलचस्पी रखते हो? इस पर जय खुश होते हुए कहता है, हाँ मास्टर, गाय नडफादर में तैयार हूं। इस पर गाय फादर कहते हैं, तुम्हें एल्केमी सिखाने से पहले तुम्हें तैयार करना होगा। जय कहता है, मैं तैयार हूं। लेकिन गॉडफादर उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, इस तरह नहीं गधे, छोड़ो तुम अभी आराम करो, मैं कहीं जा रहा हूं। जय हमेशा से एल्केमी और फार्मेशन मास्टर बनने के सपने देखता था, इसलिए वह बेस्ब्र हो गया था। इसके बाद वह खिसियानी सी हंसी हंस देता है और गॉडफादर को जाते हुए देखने लगता है। गॉडफादर ने जय को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का उपयोग करते हुए देख लिया था और वे समझ गए थे कि जय फ्लेम कंट्रोल और फॉर्मेशन कंट्रोल को भी आसानी से सीख सकता है। दूसरी तरफ हमें सिंह फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, जहां पर ईशान अपने कुछ नौकरों को लेकर जय के घर पर कब्जा करने के लिए चला जाता है। तभी जय के दादाजी उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, ये तुम यहां क्या करने आए हो? तब ईशान कहता है, दादाजी आप मान क्यों नहीं लेते कि जय अब मर चुका है? तभी दादाजी गुस्से से तिमतिमाते हुए कहते हैं, लगता है कि उस दिन जय ने तुम्हें अच्छा पाठ नहीं पढ़ाया। तुम एक कल्टीवेटर बन चुके हो, लेकिन फिर भी जय के हाथों उस दिन मार गई। फिर भी तुम्हें में इतनी हिम्मत है कि तुम ये सब कर सको, और तो और तुम फिर भी इतने यकीन से कह रहे हो कि जय मर गया। इस पर ईशान कहता है, मैं भी देखता हूं दादाजी, आप कब तक इस भ्रम में रहते हो कि जय जिंदा है। अगर वह इस कायनम पटिशन में नहीं आया तो मुझे ये सब करने से आप भी नहीं रोक पाएंगे। यह कहकर वह गुस्से से अपना पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जय अपनी खोई हुई एनर्जी को वापस इकट्ठा करने लगता है और उस टेक्निक के बारे में सोचने लगता है जो उसने अचानक से बनाई थी, क्योंकि गाय एंड फादर ने उसे बता दिया था कि उसने अपनी खुद की नई टेक्निक बना ली है। तो जय उस टेक्निक के लिए नाम सोचने लगता है। तभी वह कुछ सोचते हुए अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है, आज से इस टेक्निक का नाम एलिमेंटल मैन्युपुलेशन टेक्निक होगा। तभी गाय नफादर की आवाज आती और जय का ध्यान एकाएक उनकी तरफ जाता है। तो गाय नफादर जय से कहते हैं, तुम्हारा टेस्ट तैयार है। आगे की कहानी जानने के लिए बन रही है मेरा साथ। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।
अगले वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 08। जय ने अपनी टेक्निक को एक नाम दे दिया जो था एलिमेंटल मैन्युपुलेटिंग टेक्निक। अब यह टेक्निक कितनी आगे तक जाएगी और जय के लिए कितनी उपयोगी साबित होगी, ये तो आगे देखा जाएगा। गाय नडफादर के बुलाने पर जय एक गुफा में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर जय देखता है कि गाय नडफादर ने वहां पर एक तालाब बना दिया है। जय देखता है कि उस तालाब में से एक पावरफुल ऑरा चारों ओर फैल रहा है। तभी गाय नडफादर कहते हैं, यह तालाब मैंने कई सारी जड़ी बूटियों और औषधियों के मिश्रण से बनाया है। इसमें नहाने से तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क एक आम कल्टीवेटर से कई गुना मजबूत हो जाएगा। एक एल्केमिस्ट के लिए उसके शरीर की ताकत से ज्यादा उसके मस्तिष्क की ताकत मायने रखती है। और यही बात फार्मेशन मास्टर पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति इन तीनों चीजों की प्रैक्टिस एक साथ करता है, उसे मेहनत अधिक करनी पड़ती है, लेकिन वो एक आम कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। इस पर जय उस तालाब को देखने लगता है और कहता है, इसका मतलब है कि मुझे एल्केमी और फार्मेशन सीखने से पहले अपने मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत करना होगा। गाय नडफादर कहते हैं, यह प्रोसेस तुम्हें जितनी सरल दिख रही है, यह उतनी सरल नहीं है। इस प्रोसेस में तुम्हें असहनीय दर्द होगा। जैसे जैसे यह प्रोसेस आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारा दर्द भी उतना ही बढ़ता जाएगा। क्या तुम इस दर्द को सह सकते हो? क्योंकि अगर यह प्रोसेस बीच में रोकी गई तो तुम बहुत जख्मी हो सकते हो। जय इस पर कुछ देर तक सोचता है और अंत में वह फैसला करता है कि मैं केवल दर्द के डर से पीछे नहीं हट सकता। यह दर्द उस जिल्लत के दर्द से तो कमजोरी होगा जो मैं इतने सालों से सह रहा हूं। यह सोचकर जय गाय नडफादर से कहता है, मैं ये दर्द सहने के लिए तैयार हूं। इस पर गाय नडफादर कहते हैं, ठीक है। यह कहकर वे जय को उस तालाब में धक्का दे देते हैं। जय गिरते हुए कहता है, कम से कम बोल तो दिया होता। गाय नडरफादर कहते हैं, जाना तो उस तालाब में था ही, तो बोलने में वक्त क्यों बर्बाद करना। अब गाय नडरफादर सीरियस होकर जय से कहते हैं, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठो और इस पोंड की एनर्जी को अपने शरीर के हर हिस्से में फैलाओ। इस पर जय उस तालाब की एनर्जी को अपने शरीर में घुमाने लगता है। इस प्रोसेस में उसे बहुत दर्द सहना पड़ रहा होता है, लेकिन इस दर्द को सहते हुए वह गाय नडरफादर के निर्देशों को फॉलो करने लगता है। गाय नडरफादर कहते हैं, यह एनर्जी तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाने के साथ तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को भी मजबूत करेगी। इसलिए इस एनर्जी की मदद से अपने शरीर और माइंड दोनों को मजबूत करो। इस एनर्जी को अपनी टेक्निक के साथ मर्ज करो। इस प्रोसेस में दर्द और बढ़ जाएगा और शायद तुम फेल भी हो सकते हो, लेकिन कोशिश करते रहो जब तक तुम इस एनर्जी को अपनी अभी सीखी हुई सारी टेक्निक और अपने शरीर से मर्ज नहीं कर लेते। जय गाय फादर की बात मानते हुए एनर्जी को अपनी टेक्निक और बाय नडी में सोख कर मर्ज करने लगता है। इस प्रोसेस में जय को वाकई बहुत दर्द सहना पड़ रहा होता है, लेकिन वह अपनी पूरी जान से इस प्रोसेस को पूरा करने की कोशिश करने लगता है। वह एक बार फेल भी हो जाता है, लेकिन वह फिर से कोशिश करता है। अपनी पिछली गलती को न दोहराते वह इस बार अपना पूरा ध्यान इस मर्जिंग प्रोसेस पर लगा देता है और इस बार वह सफल भी हो जाता है। इसके सफल होते ही वह अपने आसपास के काफी दूर तक के क्षेत्र को महसूस कर पा रहा होता है। वह वहीं बैठे बैठे उस पूरी पहाड़ी पर कहाँ क्या चल रहा है महसूस कर पा रहा होता है। जय मर्जिंग प्रोसेस को पूरी करने के बाद उस पोंड के बची हुई ऊर्जा को अपने शरीर के साथ मर्ज करने लगता है। उसे इतनी जल्दी सफल होते देखकर गाय नडाफादर भी आश्चर्य में कहते हैं, ये लड़का मुझे और कितना हैरान करेगा। इसके बाद वे जय के पास जाकर कहते हैं, किसी भी एल्केमिस्ट के लिए सब कुछ साफ महसूस करना और दिखाई देना बहुत जरूरी होता है। जब तक एक एल्केमिस्ट किसी भी पिल या किसी बीमारी को पूरी तरह से नहीं देख पाएगा, तक वह एक उच्च कोटि का एल्केमिस्ट नहीं बन सकता। और इसके लिए उस व्यक्ति का मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जय गाय नडफादर की बात सुनकर उस ऊर्जा को अपने शरीर के साथ साथ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करने लगता है। अब हम जय को देखते हैं, जिसके चारों ओर ऊर्जा का भंवर बना हुआ है और उसके शरीर के सभी मेरिडियन से होती हुई एनर्जी उसके माइंड में प्रवेश कर रही है। अब यह प्रोसेस काफी देर तक चलती है। 5 घंटे बाद उस तालाब की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। अब हमें जय को दिखाया जाता है जो उस ऊर्जा को संतुलित कर रहा होता है। इसके बाद जय झटके के साथ अपनी आंखों को खोलता है और एक एनर्जी की लहर चारों ओर फैल जाती है। गाय नडफादर इस एनर्जी को महसूस कर तुरंत गुफा में पहुंच जाते हैं। वे जय को देखते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी निगाह जय की आंखों पर जाती है, वे हैरान हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, इस लड़के ने फेयरी आई भी हासिल कर ली। मैं इसे अपने एल्केमी करियर के दूसरे साल में कर पाया था। ये इंसान है या माय नस्टर। इसके बाद वे जय के पास जाकर पूछते हैं, तुम्हें अपनी आंखों में कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा है? इस पर जय कहता है, हाँ गाय नडफादर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से ज्यादा साफ और सही तरीके से देख पा रहा हूं। तब गाय नडफादर उससे कहते हैं, तुमने फेयरी आई ओपन कर ली है। ये आंखें एक एल्केमिस्ट के लिए एक सुप्रीम ट्रीजर से कम नहीं है। तुमने जो फेयरी आई ओपन की है, वे कई एल्केमिस्ट अपनी पूरी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते हैं। हालांकि तुम्हारी फेयरी आई उनकी फेयरी आई से काफी अलग है, क्योंकि ये तुमने खुद ओपन की है, जबकि अन्य व्यक्ति इस ट्रीजर को हासिल करते हैं। सही शब्दों में कहूं तो तुम में से दूसरे व्यक्ति हो जिसने खुद की फेयरी आई ओपन की है। तब जय पूछता है, पहला व्यक्ति कौन है? इस पर गॉडफादर उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, और कौन हो सकता है बेवकूफ मेरे अलावा? इस पर जय अपने सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगता है। फिर जय कहता है, हाँ गॉडफादर, आपके अलावा कौन हो सकता है? वैसे ये फेयरी आई क्या है? तब गाय नडफादर फिर से उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, फेयरी आई एक तरह की स्पेशल मेंटल स्टेट है, जिसमें आपकी आंखें किसी भी सामान्य एल्केमिस्ट से तेज हो जाती हैं। फेयरी आई किसी भी तरह के मेंटल अटैक को रिवर्स कर सकती है
और तुम किसी के भी कल्टीवेशन लेवल या किसी भी हिडन फॉर्मेशन को आसानी से देख सकते हो। मैं तुम्हें इन आंखों का उपयोग सिखाता रहूंगा क्योंकि ये आंखें तुम्हारे पाइनवरफुल होने के साथ साथ और भी पाइनवरफुल होंगी। अभी तुम आराम करो। ये कहकर गाइड फादर चले जाते हैं। जय अपनी आंखों, मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ का उपयोग कर उन्हें सही से समझने का फैसला करता है और उन पर सही से कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करने लगता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रही है मेरा साथ। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करो क्योंकि हम इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 9। जय गाय नडफादर द्वारा तैयार तालाब में ट्रेनिंग करने के बाद अपने पाइनवर को आजमाने के लिए 2-3 बीस्टर्स के साथ फाइट करता है। फिर एक आराम करने के लिए एक पेड़ की मोटी से डाली पर लेट जाता है और कब उसकी आंखें लग जाती हैं उसे पता भी नहीं चलता। अब हम देखते हैं कि एक 7 साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ खेल रहा है। वे साथ में एक अच्छा समय बिता रहे हैं। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। वे लोग लगभग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, जिन पर धुंधला धुंधला सा कुछ लिखा हुआ था। उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 50 साल होगी, वे आगे आकर कहते हैं, प्रिंसेस, हमें आपके पिताजी ने आपको वापस लाने के लिए भेजा है। वे उस बच्चे की मां को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वह औरत यह सुनकर कहती है, मैं पहले ही कह चुकी हूं, मुझे वापस नहीं आना, जाओ। जाकर उनसे कह दो कि मैं वापस आना नहीं चाहती। इस पर वह बूढ़ा आदमी उस औरत से कहता है, माफ कीजिए प्रिंसेस, लेकिन हमें आपको हर हाल में वापस लाने के लिए ही भेजा गया है। तभी वह आदमी जो उस बच्चे के पास खड़ा था कहता है, सुना नहीं, आप लोगों ने, मालविका ने क्या कहा? वो वापस नहीं आना चाहती। इस पर वे आदमी कहते हैं, तुम्हारे जैसे इतनी छोटी जगह पर रहने वाले आदमी ने न जाने हमारी प्रिंसेस पर क्या जादू किया कि वे तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ गई। लेकिन इस बार हमें सख्त आदेश मिला है कि प्रिंसेस को वापस लेकर ही जाना है। यह सुनकर उन दोनों का पारा चढ़ जाता है। इसके बाद उस बच्चे के माता पिता और उन सभी व्यक्तियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों का पूरा ध्यान लड़ाई में ही था। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी उस बच्चे को अपने कब्जे में ले लेता है और उस बच्चे की मां से की तरफ एक पिल का बायनक्स फेंकते हुए कहता है, तुम दोनों इस पिल को खाओ, वरना इस नन्ही सी जान के साथ कुछ भी हो सकता है। तभी उस बच्चे की मां कहती है, जय को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अगर उसे कुछ भी हुआ तो ये तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और वह घबराई सी नजरों से उस बच्चे के पिता की तरफ देखने लगती है। अब तक आप समझ ही गए होंगे ये कौन है। ये जय के माता पिता है। जी हाँ, इनका नाम है सूर्य सिंह और मालविका सिंह। वे दोनों उस वक्त बहुत ही घबराए हुए कभी उस पिल बॉक्स को तो कभी अपने बच्चे और उस व्यक्ति को देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वह व्यक्ति जिसने उस बच्चे को अपने हाथों में जकड़ा हुआ था, वह अपनी जकड़ को और मजबूत करने लगता है। यह देखकर वे दोनों और भी घबरा जाते हैं। तभी सूर्य सिंह घबराते हुए कहता है, रुको, हम खाते हैं। और वे दोनों उस बॉक्स से पिल निकालकर खा जाते हैं। वह पिल खाते ही उन दोनों की पावर्स सील हो जाती है। इसके बाद वे लोग जय की मां से कहते हैं, चलें प्रिंसेस, हम वादा करते हैं कि आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। इस पर जय की मां आसपास के हालात को समझते हुए कहती है, ठीक है। इसके बाद वह रोते हुए सूर्य सिंह से कहती है, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। और वे लोग वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जय के पिता काफी देर तक जय को गोद में लिए उसी दिशा की ओर देखने लगते हैं जहां से जय की मां गायब हुई थी। उनकी आंखों में किलिंग इंटेंट और दुख साफ देखा जा सकता था। तभी झटके से जय की आंखें खुलती हैं। वह सोचता है, मेरे साथ ये सब हुआ और मुझे कुछ याद भी नहीं। वह सोचने लगता है कि वे लोग कौन थे जो उसकी मां को ले गए। इसके बाद उसके दिमाग में एक और सवाल आता है कि मेरे पिता कहां है। वह यह सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे गाय नडफादर की आवाज आती है, जय, मुझे तुरंत इस पहाड़ी की चोटी पर मिलो। जय गाय नडफादर की बात सुनकर उसके दिमाग में चल रही सारी बातों को नजरअंदाज कर तुरंत उस पहाड़ी की चोटी की तरफ निकल जाता है। जय कुछ ही देर में चोटी पर पहुंच जाता है। यह उस डेमनिक पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह है। यहाँ पर एक 20 मीटर चौड़ा मैदान है जहां पर चारों ओर जड़ी बूटियां लगी हुई हैं। तभी जय की निगाह सामने एक फर्नेस के सामने बैठे गाय नडफादर पर जाती है। वह गाय नडफादर के पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। गाय नडफादर सर हिलाते हैं और कहते हैं, आज मैं तुम्हें एल्केमी के कुछ बेसिक्स सिखाऊंगा। इस पर जय गाय नडफादर से कहता है, गाय नडफादर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? गाय नडफादर कहते हैं, पूछो। तब जय कहता है, क्या मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ने से हमें पुरानी यादें वापस ध्यान आ सकती हैं? गाय नडफादर कहते हैं, हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ने से तुम्हारे दिमाग में वे यादें वापस से आ सकती हैं जिन्हें किसी ने दबाने की कोशिश की हो। जय के दिमाग में गाय नडफादर की बातें सुनकर बहुत से सवाल घूमने लगते हैं। उसे ऐसे सोचते देखकर गाय नडफादर उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम्हें भी कुछ याद आया क्या? इस पर जय कुछ नहीं कहता और शांत रहता है। गाय नडफादर समझ जाते हैं कि जय उसे ये बात नहीं बता रहा है, लेकिन वे उसे फोर्स नहीं करते और कहते हैं, अभी तुम केवल सीखने पर ध्यान दो और जो अभी तुम्हारे बस में नहीं उस पर ध्यान मत दो। इस पर जय अपना सिर हिलाता है और गाय नडफादर के सामने बैठ जाता है। गाय नडफादर उसे एक पिल रिफाइन करके दिखाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, किसी भी पिल को रिफाइन करने के लिए तुम्हारा फायर पर अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। किसी भी पिल को रिफाइन करने में फायर कंट्रोल एबिलिटी महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। इसके बाद तुम्हें यह समझना होगा कि कौन सी औषधि कौन से गुण रखती है और उनके गुणों को आपस में मिलाना सीखना होगा। तुम्हें यह भी जानना होगा कि हमारे पास उपस्थित जितने भी फाइनर मूल्य होते हैं उनमें कुछ न कुछ कमी निकलने की संभावना होती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें औषधियों के बारे में सीखना होगा। इसके बाद गाय नडफादर उसे बहुत सी किताबें देकर कहते हैं, इन्हें पढ़ो।
इनमें उपस्थित सभी औषधियों के बारे में ध्यान से पढ़ो और सब कुछ ठीक से समझो। इसके साथ ही वे उसे एक स्क्रोल देकर कहते हैं, इसमें फायर कंट्रोल टेक्निक है, तुम्हें ये टेक्निक भी सीखनी है। इसके बाद गाय नड़फादर उससे यह कहते हुए चले जाते हैं, तुम्हारे पास यह सब करने के लिए केवल 20 दिन है। जय अब लगातार उन किताबों को पढ़ने लगता है। अगले 15 दिनों में वो मास्टर के द्वारा दी गई सारी किताबों में उपस्थित सारी औषधियों और अन्य रिफाइनिंग मटेरियल के गुणों और उपयोगों को अच्छी तरह समझ लेता है। इसके बाद वह मास्टर द्वारा दी गई टेक्निक को सीखने लगता है और 3 दिनों में उसे मास्टर कर लेता है, क्योंकि वह टेक्निक काफी हद तक उसके द्वारा पहले सीखी गई टेक्निक जैसी थी। जय अगले 2 दिनों तक आग जलाकर उस पर उस टेक्निक का इस्तेमाल कर कंट्रोल किया। वह कभी खरगोश बनाता तो कभी फूल। वह अब उस टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कर चुका है। दूसरी तरफ हम गाय नडफादर को देखते हैं। वे किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें कुछ महसूस होता है और उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वे एक तरफ चले जाते हैं। अब हमें एक गुफा का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें एक लायन सो रहा होता है। यह दिखने में खतरनाक लग रहा होता है। इसके शरीर पर आग जल रही होता है। यह एक फ्लेम लायन है जो एक किंग लेवल का बीस्ट है। तभी अचानक इसकी आंखें खुलती है और वह एक तरफ देखकर जोर से दहाड़ने लगता है। तभी हमें उस तरफ दिखाया जाता है तो वहां एक बूढ़ा आदमी हवा में खड़ा हुआ है। यह और कोई नहीं गाय अडफादर होते हैं। वे उस बीस्ट की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे कोर का इस्तेमाल अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने के लिए करूंगा, लेकिन अब तुम्हें अपना कोर मेरे शिष्य के लिए छोड़ना होगा। इसके बाद हमें केवल उस लाइनयन के चीखने की आवाज आती है। अब हमें फिर से जय का सीन दिखाया जाता है, जो झटके के साथ अपनी आंखें खोलता है। इस बार उसने सपने में अपने पिता को जाते हुए देखा। उसकी आंखें खुलने के बाद वह यह सब सोच ही रहा था कि उसे गाय नड़फादर की आवाज आती है, चलो अब तुम्हारा कल्टीवेशन की दुनिया में कदम रखने का समय आ गया। यह सुनते ही जय उन सारी बातों जो उसके दिमाग में अभी चल रही थी को भूलकर खुशी से गाय नड़फादर को देखने लगता है। आगे की कहानी जाने के लिए बने रही है मेरा साथ। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 10। जब जय अपनी उन यादों के बारे में सोच रहा था जो उसके सपने में आ रही थी, तभी उसे गाय नड़फादर की आवाज आती है जो उससे कहते हैं, जय अब तुम्हारा कल्टीवेशन वर्ल्ड में कदम रखने का समय आ गया। जी हाँ, गॉडफादर के कहने का मतलब था कि अब जय का अपने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ खेलने का समय आ गया है। दरअसल ये सब करने के लिए किसी भी व्यक्ति का फाउंडेशन बनना जरूरी है। फाउंडेशन बनाने से पहले गॉडफादर ने जय को इतनी सारी ट्रेनिंग इसलिए कराई थी ताकि जिस तरह नींव मजबूत होने पर मीनार अधिक मजबूत बनती है, उसी तरह जय की शारीरिक और मानसिक क्षमताएं जितनी प्रभावशाली और मजबूत होंगी, उसका फाउंडेशन उतना ही मजबूत होगा और उसकी आगे की कल्टीवेशन यात्रा उतनी ही मजबूत और सरल होगी। जय यह सुनकर खुश हो जाता है और किसी बच्चे की तरह खुश होते हुए कहता है, सच में। दरअसल फाउंडेशन बनाने के लिए एक मेथड की जरूरत होती है जो अलग अलग सेक्ट और अलग अलग फैमिलियों पर अलग अलग होते हैं। इस दुनिया में कई मेथड हैं जो फाउंडेशन बनाने के लिए बने थे, लेकिन जय पर आज तक किसी भी मेथड ने कोई भी काम नहीं किया। फाउंडेशन बनाने के बाद किसी व्यक्ति एक प्रैक्टिस मेथड की जरूरत होती है। इस दुनिया में कुछ 200 की करीब प्रैक्टिस मेथड है जिन्हें टेक्निक की तरह ही माना जाता है। प्रैक्टिस मेथड आम टेक्निकस से अलग होते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के कल्टीवेशन के साथ ही ताकतवर होते हैं। आमतौर पर किसी सेक्ट या फैमिली पर एक या ज्यादा से ज्यादा 2 प्रैक्टिस मेथड होते हैं। लेकिन आपको एक राज की बात बताता हूं, जय के गॉडफादर के पास करीब 10 के लगभग प्रैक्टिस मेथड थे, वो भी अल्फा क्लास के, जो सबसे हाई क्लास है। लेकिन गॉडफादर के पास एक और मेथड है जो आज तक किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया। इसके बारे में अब आपको आगे पता चलेगा। अब हमें उस पहाड़ी के ऊपर का दृश्य दिखाया जाता है। गाय डफादर कुछ सोचते हुए एक बड़े से बर्तन में कुछ औषधियां मिला रहे होते हैं। तभी वहां जय आता है और गाय डफादर को ग्रीट करता है। गाय डफादर बिना जय की तरफ देखे अपना सर हिला देते हैं और कहते हैं, अपने कपड़े उतारो। जय यह सुनकर थोड़ा झिझकता है। उसे इस तरह देखकर गाइंड फादर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहे हो। यह सुनकर जय जबरदस्ती हंसने की कोशिश करते हुए अपने कपड़े उतारने लगता है। तभी गाये फादर उस बर्तन में आखिरी औषधि डाल देते हैं। इस बर्तन में एक सुनहरे और थोड़े से बैंगनी रंग का द्रव भरा हुआ है। गाय फादर कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा फाउंडेशन इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि तुम्हारे लिए कोई सही मेथड उपलब्ध नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर में एक पॉइजन है जिसकी वजह से तुम्हारा फाउंडेशन नहीं बन पा रहा था। जय यह सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए सोचने लगता है, मुझे पॉइजन देने वाला कौन हो सकता। यह सोचते हुए वह गाय नडफादर से कहता है, लेकिन गाय नडफादर, मुझे पॉइजन देने वाला कौन है और अब तक किसी ने इसे क्यों नहीं देखा। इस पर गाय फादर कहते हैं, तुम्हें पॉइजन देने वाले का तुम भविष्य में पता लगा लोगे, लेकिन जहां तक बात है इस पॉइजन को न ढूंढ पाने की, तो इसका कारण है कि तुम्हारे यहाँ का एल्केमी लेवल बहुत ही कमजोर है और इस पॉइजन को देने वाले लोग बहुत ही पावरफुल थे। इसलिए इस पॉइजन को खत्म करने के लिए तुम्हें इस द्रव में नहाना होगा और इसकी ऊर्जा की मदद से तुम्हें खुद ही इस पॉइजन की चेतना को हराना होगा। जय गायनडा फादर की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और उस बर्तन में भरे द्रव में चला जाता है। अब वह मेडिटेट की मुद्रा में बैठ जाता है। उसके चारों एक सुनहरे रंग की एनर्जी घूमने लगती है जो धीरे धीरे उसके शरीर में घुसकर उसकी नसों में फ्लो होने लगती है। यह एनर्जी उसके सभी एक एक्यूपंचर पाइनाइन को एक्टिवेट करती हुई उसके डेंटियन में इकट्ठी होने लगती है।
तभी हम जय के डेंटियान में एक काले रंग की रोशनी को देखते हैं जो उस एनर्जी का प्रतिरोध कर रही थी। अब जय अपने माइंड स्पेस में चला जाता है। जय पहली बार अपने माइंड स्पेस में आया था, इसलिए वह बहुत ही कंफ्यूज था कि वह कहाँ है। तभी उसे गाय एंड फादर की आवाज आती है, ये तुम्हारा माइंड स्पेस है। माइंड स्पेस वो जगह होती है जहां किसी कल्टीवेटर की साइनल रहती है। जो तुम अपने आप को देख रहे हो वो तुम नहीं, तुम्हारी साइनल है। जय गाय एंड फादर की आवाज सुन ही रहा होता है, तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और वह अपने आसपास देखता है तो उसे एक काले कलर का, जिसके शरीर से काले रंग का धुआं चारों ओर फैल रहा था, अजीब सा बिस्ट दिखाई देता है। जय पहले तो उसे देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, फिर सोचता है कि ये मेरे माइंड स्पेस में क्या कर रहा है। तभी उसे फिर से गाय नडाफादर की आवाज आती है, ये वही पॉइजन हो जो तुम्हें कल्टीवेशन करने से रोकता है। अब तुम्हारी कल्टीवेशन शुरू होना केवल तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम इस पाइनिजन को खत्म करने में सफल हो जाते हो, तुम कल्टीवेशन कर सकते हो। गाय नडाफादर की बात सुनकर जय समझ जाता है कि अगर उसे ताकतवर बनना है तो उसे इस जहर को खत्म करना ही होगा। तभी वह पॉइजनस स्पिरिट जय की साइनल पर हमला कर देती है, लेकिन जय उससे बच जाता है। तभी जय महसूस करता है कि उसका शरीर पूरी तरह से पाइनिजन से बना हुआ है। अगर उसकी स्पिरिट ने उसे छुआ भी तो वो जख्मी हो जाएगी। तभी उसे फिर से गाय नडफादर की आवाज आती है, इन औषधियों की एनर्जी का इस्तेमाल कर उसे खत्म करने की कोशिश करो। यह सुनकर जय उन औषधियों की एनर्जी को अपनी सोल के अंदर एब्जॉर्व कर उसकी एनर्जी से उस पर हमला करने लगता है। इस हमले से वह पायनिजन कमजोर हो जाता है, लेकिन अभी भी वह बहुत ही पावरफुल है। इस तरह वह लगभग 10 दिनों तक उस पायनिजन से लड़ता है और 10वें दिन वह अपनी वह यह एनर्जी जो उसने उन औषधियों से इकट्ठी की थी को एक साथ पूरी इकट्ठी कर उस पायनिजन स्पिरिट पर हमला कर देता है। इस हमले से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट के बाद वह पॉइजनस स्पिरिट पूरी तरह खत्म हो जाती है। लेकिन जय की साइनल उस पाइनिजस स्पिरिट से लड़ने के बाद उसकी साइनल पूरी तरह थक चुकी है। तभी उसे गाय नडफादर की आवाज आती है, अब तुम्हें इन औषधियों की एनर्जी की मदद से अपनी साइनल पाइनवर को रिकवर करनी चाहिए और अपनी साइनल पाइनवर के लेवल को भी बढ़ाना चाहिए। यह सुनकर जय पूछता है, साइनल पाइनवर क्या होती है? इस पर गाय नडफादर कहते हैं, साइनल पाइनवर किसी व्यक्ति की मेंटल स्ट्रेंथ के समान होती है और एल्केमी तथा फॉर्मेशन बनाने में बहुत ही मददगार होती है। मेंटल स्ट्रेंथ और साइनल पाइनवर आगे जाकर एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। इसके अलग अलग लेवल होते हैं, तुम अभी बेसिक लेवल पर हो। जय यह सुनकर अपनी साइनल को मेडिटेशन की मुद्रा में लाता है और अपनी एनर्जी को रिकवर करने लगता है। इस प्रोसेस में 10 दिन लगते हैं। 10 दिन बाद जब जय अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने गाय नडफादर दिखते हैं। जय उन्हें अपने माइंड स्पेस में देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वह गाय नडफादर से पूछता है, गाय नडफादर आप यह क्या कर रहे हैं? तब गाय नडफादर कहते हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो मैं एक स्पिरिट हूं और मैं ऐसे ही कहीं भी नहीं घूम सकता, इसलिए आज से मैं तुम्हारे माइंड स्पेस में रहूंगा। तुम्हें मुझसे बात करने के लिए केवल सोचने की जरूरत है, मैं तुम्हें जवाब भी तुम्हारे माइंड में दूंगा। जय यह सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था यहां से जाने के बाद वह अपने मास्टर से नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसके मास्टर तो हर वक्त उसके अंदर ही रहेंगे। तभी गाय नडफादर और जय दोनों ही माइंड स्पेस से बाहर आते हैं। गाय नडफादर जय से कहते हैं, अब तुम्हारा एक प्रैक्टिस मेथड चुनने का समय आ गया है। आखिर कौन सा मेथड सिखाएंगे गॉडफादर जय को? आगे की कहानी जाने के लिए बने रही है मेरा साथ। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।